हेलो बच्चों, मैं हूं तुषार पटेल, योर फिजिक्स टीचर एंड वेलकम ऑन फिजिक्स वाला। सो कैसे हैं आप सभी? हाउ यू ऑल? कैसी चल रही है बच्चों जिंदगी? आज के इस सेशन में मैं आप सभी को कराने वाला हूं PYQs of ray optics and optical instruments. So this is going to be an easy session क्योंकि आप लोगों ने रे ऑप्टिक्स को एकदम डिटेल में इसके पहले वन शॉट में सीखा है, ठीक है? तो हमने बहुत डिटेल में सीखा हर एक चीज। वी स्टार्टेड फ्रॉम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन, उसके बाद हमने देखा कर्व्ड सरफेसेस पे रिफ्लेक्शन यानी कि कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन। फिर हमने रिफ्रैक्शन देखा, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेटरल शिफ्ट, है ना, बराबर अपना स्लैब पे ऊपर हमने रिफ्रैक्शन देखा था। फिर प्रिज्म के ऊपर रिफ्रैक्शन, फिर हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देखा, उनको प्रूव किया। इसके अलावा हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बाद में लेंसेज के ऊपर रिफ्रैक्शन देखा और उसके साथ में हमने फिर वो कॉनकेव सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेसेस के ऊपर भी रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला बनाया था, लेंस मेकर इक्वेशन बनाई, पावर बनाया। जी हाँ, ऑल दिस थिंग्स एंड देन फाइनली वी केम टू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में हमने सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब किया। चैप्टर वाज बिग, या आई अंडरस्टैंड, बट दिस इज द ओनली चैप्टर दैट टेक्स योर अटेंशन एंड हार्ड वर्क। बाकी के आगे के सारे चैप्टर्स आसानी से आप कर लोगे, आराम से आप कर लोगे। वहां थियोरेटिकल नॉलेज ज्यादा है, यहां आपको इस चैप्टर में ना ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। अच्छा, इस चैप्टर को मैं आपको बताऊं, इस चैप्टर में हमने जो सीखा ना, उसमें से डेरिवेशन सुपर इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन बहुत आती है, क्रिटिकल एंगल की डेरिवेशन, वो रिफ्रैक्शन वाली डेरिवेशन, लेंस मेकर फॉर्मूला वाली डेरिवेशन, वो तो बहुत आती है, ठीक है? तो आपको वो आनी भी चाहिए। दूसरा, आपको इसमें से न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं उसके लिए मैं आपको PYQs करा रहा हूं। सो मजा आने वाला है। PYQs हम करेंगे, इससे आपको पता चलेगा कि इसमें कैसे टाइप की क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तीसरी चीज, आप आज के सेशन को करके भी देखो, ये ऐसा चैप्टर है ना यार, इसमें जितने सवाल करो उतने कम है, जितने सवाल करो उतने कम है। लेकिन अगर मैं सोचूंगा कि मैं आपको 500 क्वेश्चन कराऊंगा तो 500 के 500 क्वेश्चन करने के बाद भी 501वां सवाल करने के लिए आपको चैलेंज लगेगा। हम अगर अभी फ्रेशली इस टॉपिक को सीख रहे हैं तो हमारे लिए इस चैप्टर के क्वेश्चन बनाना हल्का सा मुश्किल होता है। हल्का सा मतलब बहुत बारीक सा, इतना भी नहीं है कि नहीं बनेगा। बहुत बेसिक भी काफी बार नॉलेज होता है, उसी से सवाल आते हैं और वही हम कर पाते हैं। लेकिन CBSE ना थोड़ा आपके साथ इस चैप्टर में मजाक करता है। वो क्या करता है, कुछ कुछ क्वेश्चन जानबूझ के डिफिकल्ट देता है, लेकिन एग्जाम में डिफिकल्ट नहीं पूछता है। इस चैप्टर में आप ध्यान से देखोगे तो काफी कुछ क्वेश्चन NCERT एक्सरसाइज में इतने क्रिटिकल है, उतने इसमें कंसेप्ट लगता है, लेकिन इसमें आपको एग्जाम में नहीं पूछता ऐसा। तो इसीलिए मैंने उस चीज का एनालिसिस किया कि पिछले रीसेंट 2-3 साल में कैसे क्वेश्चन आए हैं, तब मुझे पता चला कि यार क्वेश्चंस तो बहुत सुपर इजी आ रहे हैं। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, डेटा डायरेक्ट दिया होता है, सीधा उठाओ, डालो और आंसर लेके आओ। तो क्वेश्चंस लिटरली इस चैप्टर से आसान आ रहे हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वन शॉट देखने के बाद ये सेशन देखो पहले। वंस यू आर डन विद दिस सेशन, फिर आप जाइए NCERT सॉल्यूशन देखिए, पक्का देखना बेटा, वो करना तो पड़ेगा। NCERT का सेशन 5 घंटे के ऊपर का मैंने रिकॉर्ड किया था। ओ माय गॉड तो आपको उसमें से पहले 15 सवाल भी देख लिए ना, तो उसमें टेलीस्कोप के, माइक्रोस्कोप के, रिफ्लेक्शन के सारे टाइप के आ जाएंगे। उसके बाद के 15 हॉट्स है, जाने दो उनको, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? पहले 15 भी देख लो, आपका काम हो जाएगा। बट जरूर मुझे बताना कि आपने देखा यार, है ना? चलो, बच्चे तो आजकल कमेंट्स में ऐसे लिखने लगे, प्रेजेंट फ्रॉम बोर्ड बूस्टर 2.0। वाह, अमेजिंग। मैं देखता हूं आपकी सारी कमेंट्स। आप जो यहाँ पे पिछले क्लास में आपने सभी कमेंट्स की, वो भी मैंने देखी। आप सभी ने जो भी कमेंट्स की पिछले क्लास में, वो भी मैंने देखी। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बच्चा, आप इतना सपोर्टिव हो। चलिए अब शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन ऑफ PYQs का ये सेशन करते हैं, जिसमें हम सारे टॉपिक्स के ऊपर फॉर्मूला लिस्ट भी बनाएंगे। हमें आपको ये ऑलरेडी मैं पिछले क्लास में बता चुका हूं, बट हम इस टॉपिक के ऊपर फॉर्मूला लिस्ट बनाएंगे। सो टुडेज क्लास इज गोइंग टू बी टू थिंग्स। इट इज गोइंग टू बी अबाउट टू थिंग्स। फर्स्ट, मेकिंग फॉर्मूला शीट्स। सेकेंड इज सॉल्विंग PYQs। व्हाट काइंड ऑफ PYQs आर कमिंग, वो PYQs सॉल्व कैसे करते हैं, वो दोनों चीजों पे सवाल है। तो आपको मैं यहां जो सिखाऊंगा वो एक ब्रीफ नॉलेज देगा कि किस तरह के सवाल आते, कैसे सवाल सॉल्व करने हैं,
ठीक है, लेकिन मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, आपको इन टेक्स्ट और टेक्स्ट बैक क्वेश्चन करने चाहिए। ठीक है, अगर आप इस चैप्टर को अच्छे लेवल पे मास्टर करना चाहते हो और आप इस चैप्टर को 80-90% के लेवल पे लेके जाना चाहते हो, तो आप ये सेशन करने के बाद सिर्फ पहले 15 क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में जाके देख लो, यू विल बी डन। आई गारंटी कि आज जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, वो अटेम्प्ट कर पाओगे। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कोई क्वेश्चन होगा जो सीबीएसई ने सोचा होगा कि ये कोई आंसर नहीं कर पाना चाहिए, वैसा पूछा होगा तो ही आप अटकोगे, अदरवाइज आप नहीं अटकोगे। तो इस चैप्टर में ना डर मत रखिएगा, है ना। जब मैं स्टूडेंट था तो मैं इस चैप्टर से बहुत भागता था, लेकिन जब मैंने पढ़ाना शुरू किया ना, तो ये चैप्टर एक तरीके से पता चला कि इसमें तो फिजिक्स है ही नहीं, ये तो सारा मैथमेटिक्स है यार, भागने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट ज्योमेट्री। ओके, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे फॉर्मूला शीट, और फॉर्मूला शीट जो भी हमें बनानी है वो हमारे पास में यहाँ पे हर एक एक चीज पे फॉर्मूला बनेंगे। सबसे पहला बेसिक फॉर्मूले से शुरू करते हैं। वेल, लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम बेसिक। ओके, सबसे पहले रिफ्लेक्शन हमने पता है। रिफ्लेक्शन किस में देखा था हमने? मिरर में। ऑब्वियसली रिफ्लेक्शंस मिरर में ही होते हैं, रिफ्लेक्शंस। तो रिफ्लेक्शन जो होता है उसमें सबसे पहला फॉर्मूला आता है मिरर फॉर्मूला, 1/v। इसमें सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा है बच्चों? मिरर फॉर्मूला। मैं इसमें 1 लिख लेता हूं, इसको बोलूंगा मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। 1/, वैसे आपको ये क्लास 10 में भी था तो मुझे एक्चुअली बताने की जरूरत नहीं है, बट क्या करें, 10th का सिलेबस एज इट इज कॉपी पेस्ट करके 12th में भी दे दिया है। ठीक है, हमें करना पड़ेगा। चलो 1/v प्लस 1, बीच में प्लस आएगा, याद रखिएगा 1/u इज इक्वल टू 1/f, वेयर v इज इमेज डिस्टेंस। अगर आपको ये चीजें नहीं याद रहती कौन सी टर्म क्या है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग अभी भी डिफिकल्ट लगता है, आफ्टर डूइंग ऑल एंटायर पार्ट 1 ऑफ द फिजिक्स अभी भी आपको डिफिकल्ट लगता है, तो आप कहां अटक रहे हो पता है? आपका पेन पॉइंट ये है कि कौन सी टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, कौन सी टर्म कब पूछी गई है, ये आप नहीं पकड़ पा रहे हो। इसका मतलब आपको इन टर्म के मीनिंग या इस टर्म का नाम नहीं पता। तो प्लीज इतना बेसिक आप कर लोगे ना, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कोई बच्चे को दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो v जो है इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, f फोकल लेंथ है। ये तीनों डिस्टेंस उस मिरर के पोल से मेजर किए जाते हैं। समझ में आ गया? आपको ये तीनों वैल्यूज में जो वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है वो उसकी साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करनी होती है। यहां साइन कन्वेंशन बहुत बेसिक सा साइन कन्वेंशन लगता है। हम साइन कन्वेंशन के लिए इस जगह पे इस डायरेक्शन में जो भी जाए वो पॉजिटिव, ऊपर जो भी जाए वो पॉजिटिव, इधर जो भी जाए वो नेगेटिव, नीचे जो भी जाए वो नेगेटिव। बस इतना ही हमें याद रखना है। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऊपर होता है वो पॉजिटिव, हाइट ऑफ एन इमेज अगर नीचे है तो वो नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस बाजू है तो नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस इस बाजू है तो नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस इस बाजू है तो नेगेटिव। हम सारे के सारे डिस्टेंस ऑप्टिकल पोल यानी कि यहां से मेजर करते। इतना सिंपल है इसमें साइन कन्वेंशन का बात। ठीक है, चलो अब आपको इसमें मैग्निफिकेशन का भी फॉर्मूला होता है। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ एन इमेज अपॉन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है? हाइट ऑफ एन इमेज अपॉन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको आप लिख सकते हो -v/u। माइनस लिखना जरूरी है, फॉर्मूले का माइनस है ये। ठीक है, मैग्निफिकेशन का साइन जो है ना, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपका इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज। अगर मैग्निफिकेशन की साइज नेगेटिव आती है तो आपको समझना है कि आपका इमेज जो है वो रियल इमेज है। कैसा इमेज है? रियल इमेज। बाकी मैग्निफिकेशन 1 से ग्रेटर है तो वो इमेज बड़ा है, 1 से लेसर है तो इमेज छोटा है, 1 के इक्वल है तो इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज के। ये चीजें बताना है, बट आपको ये चीज याद रखनी है कि यहाँ पे मैग्निफिकेशन की वैल्यू इस हिसाब से लिखी जाती है। ठीक है, ये रिफ्लेक्शंस की बात हो गई। अब हम आते हैं रिफ्रैक्शन पे। रिफ्रैक्शन होने के लिए आपको सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाती है, whenever light goes from one medium to another medium, it bends. Either it bends towards a normal, नॉर्मल कहां है? तो अगर ये लाइट बेंड कर सकती है या तो टूवर्ड्स अ नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइट मान लेता हूं,
ठीक है, ये लाइट ऐसे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर सकती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर सकती है। तो जो एंगल यहां है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, जो एंगल यहां है वो उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो लाइट ईदर कैन बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और इट कैन बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इन एनी ऑफ द केसेस आप यहां पे सबसे पहले स्नेल्स लॉ लगा सकते हो, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आर इज होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। जिसमें लाइट जाती है वो सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ये आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, व्हिच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम को आप लिख सकते हो c/v2 और c/v1 और फिर अपना आंसर आएगा v1/v2। ये जो v1/v2 है आप उसको λ1/λ2 भी लिख सकते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, आप इसके लिए आपको यहां पे मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझा दिया, लेकिन ये जो है ना सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसा हम एक्चुअली रिलेटिव के लिए लिखते हैं। किसके लिए लिखते हैं? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए लिखते हैं। अगर आपको बोला जाए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो कुछ नहीं, पहला मीडियम एयर होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए पहला मीडियम क्या होता है? एयर होता है, बाकी कुछ नहीं। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फर्स्ट मीडियम इज बाय डिफॉल्ट एयर और सेकेंड मीडियम जो भी है वो मीडियम रहेगा। यानी कि आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल टू c/v। v इस मीडियम के अंदर स्पीड होगी, यानी कि यहां जो है लाइट की स्पीड c होगी और यहां जो है लाइट की स्पीड v होगी, ठीक है, c/v। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज c/v, याद रखना इस चीज को, ठीक है, कोई भूलना मत। नेक्स्ट हो गया रिफ्रैक्शन के बारे में। नाउ विल गो अहेड। अभी हमने पढ़ा था ग्लास स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन। रे ऑफ लाइट जाती है, वो पहले अंदर की तरफ बेंड करती है बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, फिर यहां से बाहर निकलते हुए पर डेंसर से रेयर। यहां जितना अंदर बेंड कर रही थी उतना ही यहां बाहर बेंड करती है। तो आपने देखा कि जिस रास्ते से लाइट जा रही थी उसी रास्ते से पैरेलली निकलती है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। तो ये जो बीच में ये जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। ये लेटरल शिफ्ट जो होता है बेटा, ये जो लेटरल शिफ्ट होता है वो लेटरल शिफ्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि ये जो ग्लास स्लैब है ना उसका थिकनेस कितना है, इस ग्लास स्लैब का थिकनेस t कितना है बेटा, उस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। थिकनेस t पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये दूसरे एक और चीजों पे भी डिपेंड करता है कि ये ग्लास जो है या जो भी मटेरियल है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है। समझ में आ गया? और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करता है। इन तीन चीजों पे लेटरल शिफ्ट डिपेंड करता है। आप थिकनेस बढ़ाओ लेटरल शिफ्ट बढ़ेगी, आप ये मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाओ लेटरल शिफ्ट बढ़ेगी, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओ लेटरल शिफ्ट बढ़ेगी। समझ में आ गया? आई होप आपको याद रहेगा। कोई डाउट है? कम ऑन एवरीवन, ये चीज आपको पता रखनी है, इसको आपको समझना है, आपको चाहिए, आप अभी के अभी लिखो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। विल गो नेक्स्ट। यहां पे है हमारे पास डेप्थ वाला सिनारियो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, आप इसको बोल सकते हो 2, इसको बोल सकते हो 1, ठीक है। इस मटेरियल को 2 लिखोगे, ऑब्वियसली इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की हम बात कर रहे हैं। इसको आप 2 बोलो, इसको आप 1 बोलो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्वियसली सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, ये होता है आपके लिए हमेशा याद रखना, ये होता है रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ। तो μ2 इज रियल डेप्थ, जो भी ये रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ यहां से यहां तक है। मैं कैसे बताऊं, एक मिनट। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहां है, तो ये है हमारी रियल डेप्थ, और हमें ऑब्जेक्ट दिख यहां रहा है। दिख कहां रहा है बच्चों? दिख हमें यहां रहा है, यहां। तो ये जो है वो है हमारी अपरेंट डेप्थ, ठीक है, अपरेंट डेप्थ, याद रखिएगा। तो हमें सिर्फ रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ कर देना है, ये हमारा फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम का, ठीक है। आपको ये कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा हूं? सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू जो भी बाहर है। इसके अलावा
आपको ये काफी बार ऐसा भी पूछा जाता है कि आप बताओ, इसका एक और फॉर्मूला है वैसे, बट इसमें ना नॉर्मल शिफ्ट पूछी जाती है काफी बार। क्या पूछते हैं? नॉर्मल शिफ्ट। नॉर्मल शिफ्ट यानी इसे हम बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। ये जो यहां से कितना शिफ्ट हो गया ना ऊपर, उसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट के लिए भी एक फॉर्मूला है। नॉर्मल शिफ्ट जो होती है बच्चों, याद रखना हमें इस फॉर्मूला को, इसको मिस आउट नहीं करना है, ठीक है। नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला, वैसे मैं आपको बताऊं, ये नॉर्मल शिफ्ट को काफी बार ना एस से भी लिखा जाता है, कई जगह पे डी से लिखा जाता है, तो इतना कुछ टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। यहां पे नॉर्मल शिफ्ट होती है, आप डी से लिखना चाहो डी से लिखो, T1 माइनस, यहां पे हम लिखेंगे एक्चुअली, हम यहां पे नॉर्मल शिफ्ट के लिए फॉर्मूला लिखने की ट्राई करेंगे, तो डी इंटू 1 माइनस, आई थिंक 1 माइनस यही होता है, 1 माइनस म्यू होता है, म्यू बाई टी होता है, यही होना चाहिए वैसे तो। टी इज दिस थिकनेस होता है, हाँ यही होता है, एक बार चेक कर लेना। आई थिंक सो यही होना चाहिए। फिर भी आपको डाउट होगा तो एक बार मैंने जो पिछले क्लास में पढ़ाया उसमें से देख लो फॉर्मूला एग्जैक्ट क्या है, ठीक है, वो यहाँ पे लिख देना। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ जानबूझ के, आप इतना ये फॉर्मूला प्लीज खुद याद रख लीजिएगा, मतलब खुद यहाँ पे ढूंढ लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको कराया तो है अभी यहाँ पे, मुझे शायद डाउट आ रहा है कि ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा वो रॉन्ग है, ठीक है, तो मैं उसको जानबूझ के रॉन्ग चीज यहाँ पे नहीं लिखना चाहूंगा, ठीक है। नाउ विल गो अहेड। दूसरा, आपको ये शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है वो तो आपको यहां से लिखना है, ठीक है। फिर ये है हमारे पास में लाइट यहां से आ रही है, सबसे पहले सीधी से जाएगी तो ऐसे निकल जाएगी, यहां जाएगी तो थोड़ा सा बेंड होकर ऐसे निकलेगी, यहां से इतना एंगल से जाएगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, तो यहां से जाते ही थोड़ी और बेंड हो जाएगी, फिर यहां जाएगी थोड़ी और लीन होके जाएगी, ऐसे थोड़ी और लीन होके जाएगी और ऐसे चली जाएगी। तो अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पे लाइट नॉर्मल टू द सरफेस हो जाए, सरफेस से नॉर्मल हो जाए, तो इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल जो होता है वहां पे, क्रिटिकल एंगल पे बच्चों मैं यहां लिखता हूं एट क्रिटिकल एंगल, ये कौन सी चीज थी हमारे लिए, सेकंड हो गई थी, थर्ड चीज थी, ठीक है। फोर्थ, एट क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल जो होता है ठीक है, क्रिटिकल एंगल पे हमें आई की वैल्यू IC लिखनी होती है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री लिखना होता है। आर की वैल्यू 90 डिग्री और आई की वैल्यू IC। समझ में आ गया? यहां से ऐसे लाइट आएगी, ऐसे चली जाएगी, और हमारी लाइट जो आ रही है ऐसे जा रही है, तो नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्शन 90 हो रहा है और IC की वैल्यू है, तो रिफ्रैक्टिंग एंगल 90, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90। इससे आप फॉर्मूला निकालते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑब्वियसली दिस मीडियम, ठीक है, ये मीडियम जो है उसकी बात कर रहे हैं हम। आप इसको 1 बोलो तो ठीक है, इसको जानबूझ के मैं 2 ही बोलना प्रेफर करूंगा, इसको 1 बोलना प्रेफर करूंगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, बात यहां पे है डेंसर मीडियम का ही आंसर आएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंस, मैं जानबूझ के आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए ऐसा भी लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन IC, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। ये होता है फॉर्मूला। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने के लिए आपको एटलीस्ट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल देना पड़ता है। फॉर TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, योर एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन IC एट ऑल द कंडीशंस इन ऑल द सिचुएशंस, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। दूसरा, अब हमारे पास है फिफ्थ वन विच इज प्रिज्म। प्रिज्म जो होता है उसमें ये प्रिज्म का ये वाला एंगल is called as angle of prism। ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म। उस प्रिज्म में आप इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहे हैं उसे हम कहते हैं आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। वो लिखने की जरूरत नहीं है कि नहीं। R1 पहला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, लाइट ऐसे जाती है, ऐसे ही जाना चाहती थी लेकिन वो टूवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट होगी, ऐसे चली जाएगी, तो ये है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1, ठीक है, याद रखना। तो ये नॉर्मल के साथ एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 1। इसी तरह ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 बनेगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2।
और फिर ये लाइट आगे से ऐसे सीधे 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 जाना चाहती है, लेकिन इट विल नॉट गो दैट स्ट्रेट वे। वो जो लाइट है ऐसे बैंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये जो पहले भी पहले टू अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हुई। अच्छा, यहां पे ना नॉर्मल ऐसा है, तो वो नॉर्मल से वापस अवे, डेंसर से रेरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये रेरर से डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल। हाँ, नॉर्मल यहाँ है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो गई, फिर यहाँ नॉर्मल यहाँ है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो गई। तो लाइट गई ऐसे, निकली ऐसे। तो यहाँ ये जो एंगल अंदर बन रहा है ना R1 R2, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है बेटा, और ये I एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये E एंगल ऑफ इमर्जेंस है। समझ में आ गया? I एंगल ऑफ इंसिडेंस है, E एंगल ऑफ इमर्जेंस है। और एक और खास एंगल है यहाँ पे, इस लाइन का रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे वाली लाइन का रिफ्रैक्टेड रे वाली लाइन के साथ में जो एंगल बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन, रो। ये रो जो है वो एंगल ऑफ डिविएशन है। याद रखना क्या, कौन सा एंगल क्या है, रो क्या है बच्चा, एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन। अभी इन सब के बीच में रिलेशनशिप भी है हमारे पास में। इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो है बेटा कि आप I प्लस E कर दो, वो बन जाता है I प्लस E जो है वो बन जाता है A प्लस रो। ये रिलेशनशिप है इनके बीच। एक और रिलेशनशिप है, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, और अगर हमें इसके अलावा एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम चाहिए, फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन, एंगल ऑफ डिविएशन का ग्राफ देखो, वो कोई स्पेसिफिक जगह पे मिनिमम है, तो फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन I मस्ट बी इक्वल टू E, I मस्ट बी इक्वल टू E, और R1 मस्ट बी इक्वल टू R2। एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम चाहिए तो R1 R2 इक्वल होने चाहिए, I इक्वल होना चाहिए। तो आप R1 R2 को इक्वल डाल दोगे तो RA जो है वो 2R बन जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। E जो है वो I के इक्वल हो जाएगा, तो I प्लस I 2I हो गया, 2I हो गया। यहां पे A प्लस रो, A को आप R प्लस R 2R भी लिख सकते हो, और A लिखना है तो A भी लिख सकते हो, और यहां पे रो मिनिमम। ये है मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, दिस इज फॉर मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन इस स्पेसिफिक कंडीशन के लिए। यहां पे आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस, ऑब्वियसली इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ग्लास है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस भी मटेरियल से प्रिज्म बना है उस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला भी होता है, विच इज साइन ऑफ A प्लस मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन अपॉन 2 अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म अपॉन 2। ये भी फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखना। मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन के लिए I प्लस E, I इज इक्वल टू E होना चाहिए, R1 इक्वल टू R2 होना चाहिए, और 2 ये भी वैलिड है इसके लिए, और ये भी वैलिड है उसके लिए। ये फॉर्मूला भी मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन के लिए वैलिड है। ये ग्लास का फॉर्मूला है, ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिस भी मटेरियल से प्रिज्म ना उसके लिए। आप एक बार देख सकते हैं, नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला प्लीज लीजिए, लगाइएगा, और जल्दी इसको लिखिए। जस्ट अ मोमेंट, इसी को फास्ट करा देता हूं। डन। सो चलिए अब आप करते हैं आगे के फॉर्मूलेस को। ये है आप सभी के लिए रिफ्रैक्शन एट कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सरफेस का फॉर्मूला। दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही लगता है, बस आपको ये याद रखना है लाइट रेयर से डेंसर जा रही है कि डेंसर से रेयर जा रही है। दोनों के लिए फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम लगता है। तो हम रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला समझ रहे हैं। ये कौन सा हमने टॉपिक कर रहा है यहाँ पे, फोर्थ फिफ्थ हो गया, दिस इज सिक्स्थ टॉपिक बेटा। सिक्स्थ टॉपिक रिफ्रैक्शन। आप अच्छे से बेटा फॉर्मूला शीट बनाइएगा। जब तक आप डेडिकेटेडली लिख के फॉर्मूला शीट नहीं बनाओगे ना, देखो मैंने आपको पूरा चैप्टर सिखाया, मैंने सारे डेरिवेशंस किए, फिर भी ये फॉर्मूला में गड़बड़ हो गई। क्यों? क्योंकि इतने सारे फॉर्मूला है पूरे फिजिक्स में। अभी आपको 14 चैप्टर है, पहले 15 हुआ करते थे। हर चैप्टर में कितने फॉर्मूला है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस आउट होगा ही। कब आप इसको याद रख पाओगे? जब आपने रिटर्न प्रैक्टिस की है। भूलोगे तो सही, कुछ ना कुछ, इंसान हो यार, लेकिन कम भूलोगे। इतने सारे फॉर्मूला में मुझे एक फॉर्मूला भूल, अभी वो भी याद आ रहा है। डी का फॉर्मूला आप बना सकते हो टी, टी यानी कि ये थिकनेस, रियल डेप्थ, इसी को आप टी भी बोल सकते हैं, इंटू 1 - 1 अपॉन म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का। याद आ गया ना? तो चीजें रिकलेक्ट होती है बच्चों। ठीक है, रिफ्रैक्शन। अभी हम करते हैं रिफ्रैक्शन
ऑन कर्व्ड सरफेसेस, ठीक है, उसमें पहला केस when light is going from rarer to denser, लाइट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, तो आपको ये डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन उसमें इमेज डिस्टेंस, देखो यहां ऑब्जेक्ट है, उसमें से रे निकली, यहां उसकी इमेज बन गई, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है यहां से वो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, यहां से इमेज तक का जो डिस्टेंस है वो है इमेज डिस्टेंस v, यहां से सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो है रेडियस ऑफ द कर्वेचर जो है कैपिटल R, ठीक है, आप याद रखिए इस चीज को। अब आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, सबसे पहले N2, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कई जगह μ2 लिखा होता है, आप N2 लिखा हो इसलिए N2 लिख रहा हूं, N2 अपॉन इमेज डिस्टेंस, N2 अपॉन इमेज डिस्टेंस। इसी तरह यहां आएगा U2 और N1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, N1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, ये है V, ये है U, विच विल बी इक्वल टू N1 माइनस N2 अपॉन R, ये है आपका फॉर्मूला, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, मिस आउट बिल्कुल भी मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे, ये भी N2 माइनस N1 ही आएगा, अरे यार, ठीक है। अब अगर आपको बोला जाए कि लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, यानी कि लाइट यहां से, यहां ऑब्जेक्ट है उस बाजू इमेज बन रही है, या यहां ऑब्जेक्ट है इस बाजू इमेज बन रही है, ऐसा कोई भी केस आ जाए, वो ये हो कि ये हो उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस हो कि कॉनकेव सरफेस, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ फर्क पड़ता है कि रेरर से डेंसर जा रही है, डेंसर से रेरर आ रही है। तो जब भी ऐसा होता है तो उस केस में आपका फॉर्मूला एग्जैक्टली यही रहता है, फॉर्मूला एग्जैक्टली यही रहेगा, बस आपको यहां चीजें बदल जाएगी, N1 अपॉन वी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, N1 अपॉन वी माइनस N2 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1, क्या होगा, N2 माइनस N1 अपॉन N2 माइनस N1 अपॉन R, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, कम ऑन एवरीवन, सो दिस इज द फॉर्मूला, आप चाहो तो इसे लिख लो, अच्छे जगह पे लिख लो ताकि आपको याद रहे, ठीक है, कम ऑन, इसमें भूलने की कोई चीज नहीं है, आप इसको भूलना भी मत। यहाँ N2 माइनस N1 है, हाँ N2 माइनस 1 माइनस 2, तो ये याद रखने का तरीका है N1 माइनस N2 अपॉन R, ठीक है, प्लीज इसको याद रखिएगा इस तरह से, ये 2 माइनस 1 है, 2 माइनस 1, ये 1 माइनस 2 है, 1 माइनस 2, प्लीज इसे मत भूलिएगा, ठीक है। आपको ये रेरर से डेंसर, डेंसर के रेरर के लिए खाली फॉर्मूला लगे, बाकी यू वी और ये आर की साइन जो है ना, आर क्या है, ये जो कर्व्ड सरफेस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसा, तो आप उसकी साइन बराबर से सब्स्टिट्यूट करेगा प्लस माइनस के साथ में, अगर कोई ये बाजू है तो वी पॉजिटिव, ये बाजू है यू तो यू नेगेटिव, आर इस बाजू है तो आर पॉजिटिव, इस तरह से साइन सब्स्टिट्यूट करिए, आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद सेवेंथ जो चीज आती है, दैट इज सेवेंथ वन इज लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला पहले कराता हूं, फिर लेंस मेकर इक्वेशन कराता हूं। लेंस फॉर्मूला इज 1 अपॉन वी, बीच में आएगा माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ये v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f इज फोकल लेंथ, ठीक है। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ एन इमेज अपॉन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू, माइनस नहीं आएगा यहां पे, v अपॉन u, ठीक है, मैग्निफिकेशन के लिए ये फॉर्मूला है। बाकी मैग्निफिकेशन का अभी भी मीनिंग हुआ है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव इट इज वर्चुअल इमेज, मैग्निफिकेशन नेगेटिव इट इज रियल इमेज, इस चीज को याद रखिएगा मैग्निफिकेशन से। ये लेंस फॉर्मूला हो गया। एट्थ वन इज लेंस मेकर इक्वेशन। लेंस मेकर इक्वेशन कौन सी होती है जिससे हम लेंस बना सकते हैं? लेंस मेकर इक्वेशन क्या होती है जिससे हम लेंस बना सके, ठीक है। तो यहां हमारे पास लेंस मेकर इक्वेशन क्या आती है, 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1। कई जगह पे इसको एक्चुअली μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 लिखा होता है, आपकी इच्छा है आपको जैसे लिखना है। μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 इसको सिंप्लीफाई करके यही बनता है। यहां पे ब्रैकेट में वापस आता है 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1, ठीक है। 1 अपॉन r2 माइनस 1 अपॉन r1, ये है आपका फॉर्मूला। दिस इज लेंस मेकर इक्वेशन।
आपको अगर एयर बोला है कि लेंस एयर में रखी है, लेंस अगर एयर में रखी है तो μ1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो μ2 -1 अपॉन 1, μ2 -1 ही हो गया। तो लेंस एयर में रखी है, इफ लेंस इज केप्ट इन एयर, तो आप μ1 की वैल्यू को 1 लिखोगे, तो नया फॉर्मूला बनेगा 1/f इज इक्वल टू μ2 -1 इज इनटू 1/r2 1/r1। क्या आप सभी को याद रहेगा? सो इसको प्लीज देखिए, आप इसे अच्छे से लिखिएगा, आपको काम आएगा बेटा, ठीक है? कोई डाउट है? आई होप देयर इज नो डाउट। μ2 -μ1 अपॉन μ2 -μ1 अपॉन μ1 -1/r2 -r1, यहां r1 -r2 करिए। वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आंसर अपने को, अगर मैंने यहां R2 -R1 कर दिया और वो कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, आंसर नेगेटिव आया तो मुझे पता चल जाएगा मेरे फॉर्मूला में एक साइन का एरर है, तो उससे भी मैं पकड़ सकता हूं। तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप प्लीज यहाँ पे 1 2 1 2 ये सब याद रखिएगा। 2 1 है तो यहाँ 1 2 है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 1 -2 तो यहाँ पे 1 -2, यहाँ पे 2 -1 तो यहाँ पे 2 -1, इस तरह से, ठीक है? ये आपका लेंस मेकर इक्वेशन है, ये लेंस फॉर्मूला है, ये रिफ्रैक्शन ऑन कर्व्ड सरफेसेस है। आई थिंक आपको इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मुझे बताना था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला मैंने बताया क्या? नहीं, यहाँ पे बता दिया है, तो वो सब हमारे पास हो चुकी है। आप इसे लिख लो चाहे तो, जल्दी से अच्छे से इसको याद बराबर से लिख लो, ठीक है? ना आपको मैं यहां इसके साथ में कोई एक फॉर्मूला पावर का बता देता हूं। नेट पावर जो होता है ना, पावर टोटल पावर जो होता है वो एडिटिव होता है, पावर 1 प्लस पावर 2। तो अगर आप दो लेंसेज रख दो तो नेट फोकल लेंथ जो होती है वो फर्स्ट की फोकल लेंथ 1 फोकल लेंथ प्लस 1 फोकल लेंथ 2। पावर का नॉर्मल फॉर्मूला होता है 1 फोकल लेंथ। पावर का यूनिट जो होता है वो डायप्टर होता है, कैपिटल डी इसका यूनिट है। इसका जो यूनिट है वो कैपिटल डी लिखा जाता है, डायप्टर, और उसको 1 मीटर भी लिख सकते हैं। तो 1 फोकल लेंथ मीटर में सब्स्टिट्यूट करो तो पावर की आंसर आ जाएगी, और पावर की वैल्यू आप इस तरह से ऐड भी कर सकते हैं। टोटल पावर इफ कंबाइंड लेंसेज आर देयर, ये एक लेंस ये दूसरा लेंस, दोनों लेंसेज का पावर ऐड करो तो एक तीसरा लेंस मिलेगा जो इन दोनों के पावर का एडिशन होगा। ये पावर के बारे में बेसिक चीजें आपको ऑलरेडी, ये पावर तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आपको आता ही होगा, ठीक है? अब हमारा लेंस के बारे में काफी कुछ हो चुका है, अब हमें पढ़ना है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में। दिस इज व्हाट बेटा, दिस इज सिंपल माइक्रोस्कोप। ये क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप है। ये क्या है? ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। ये क्या है? ये टेलीस्कोप है। ठीक है? अब इसमें एक दो चीजें हैं बच्चों, जैसे कि ये हमारा 8 था तो ये 9th टॉपिक था, तो दिस इज गोइंग टू बी आवर 10th वन, ये 11th वन, और ये 12th वन। ठीक है? अब जब भी हम बात करते हैं इस तरह से माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की, तो हमें उसके फॉर्मूलेस बनाने आने चाहिए। इसमें जो मेन फॉर्मूले होते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप यानी सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस, खत्म। अगर आपको इसमें हमें पूछा जाए, तीनों में दो दो केसेस पॉसिबल है। तीनों में कितने केसेस पॉसिबल है? दो दो केसेस पॉसिबल है। फर्स्ट केस, तीनों में पहला केस वो होगा जब नॉर्मल एडजस्टमेंट होगा। नॉर्मल एडजस्टमेंट नहीं लेता हूं, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट होगा। पहला नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, पहला होगा नियर पॉइंट एडजस्टमेंट। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, नियर पॉइंट एडजस्टमेंट का मीनिंग है इमेज फॉर्म्ड, इमेज जो होगी हो, इमेज विल फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसको 25 सेंटीमीटर बोलते हैं। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे 25 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगी। ये सिचुएशन में तीनों का फॉर्मूला हम मैग्निफिकेशन का लिखेंगे। फिर दूसरा जो सिचुएशन है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है? नॉर्मल एडजस्टमेंट। नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में आप ये फॉर्मूले में, मतलब इमेज जो है वो हम इमेज को फॉर्म कराते हैं, इमेज विल फॉर्म एट
इंफिनिटी। यस गाइस, इमेज यहां इंफिनिटी पे फॉर्म करती है। ठीक है, ये दोनों में फर्क इतना ही है सिर्फ। अब अगर आपको फॉर्मूला बनाना है नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला, तो आप क्या करोगे वो मैं आपको बताता हूं। आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कोई पूछे तो आप सीधा उसको बताइए कि अगर आपको मैग्निफिकेशन चाहिए, किसके लिए आपको मैग्निफिकेशन चाहिए बच्चों, ये सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए आपको मैग्निफिकेशन चाहिए, तो आपको फॉर्मूला लिखना है 1+d/f। d क्या है, d इज स्टिल लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। d की वैल्यू हर किसी में आप d की वैल्यू 25 सेंटीमीटर ही रखोगे, फिक्स है वो। आप इमेज कहीं पे भी ना, फॉर्मूला में अगर d आ गया तो d 25 सेंटीमीटर जाएगा। f विल बी द फोकल लेंथ, इस लेंस की फोकल लेंथ। ठीक है, वो अगर वो नॉर्मल एडजस्टमेंट है, अगर सिंपल माइक्रोस्कोप में नॉर्मल एडजस्टमेंट है तो आंसर सिर्फ d/f आएगा, इतना ही फर्क है। अगर वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और उसमें ये वाला सिचुएशन है नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में नियर पॉइंट एडजस्टमेंट जो होता है वहां पे फॉर्मूला यही होता है, लेकिन आप फॉर्मूला में VO/UO लिखते हो, क्योंकि फॉर्मूला में दो मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई करके हम आंसर लाते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, ऑब्जेक्टिव लेंस, इसका मैग्निफिकेशन MO, और हमारे पास ये जो है आईपीस, इसका मैग्निफिकेशन ME। आईपीस तो ये आईपीस जैसा ही काम करता है, इसलिए इसका मैग्निफिकेशन जो होता है वही इसका भी मैग्निफिकेशन बनता है। इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये हमने लिखा, वही फॉर्मूला आप इसको भी दे सकते हो, लेकिन इसके लिए ये जो मैग्निफिकेशन है वो तो इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है, तो इसका मैग्निफिकेशन लिखा जाएगा इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, VO/UO। इसलिए पहला मैग्निफिकेशन जो होता है, टोटल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू MO इंटू ME। तो MO की वैल्यू VO/UO, MO की वैल्यू क्या आएगी बच्चा, MO की वैल्यू क्या, VO/UO, VO/UO इंटू ME की वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ME, मैग्निफिकेशन फॉर आईपीस। आईपीस की वैल्यू यही है, ये दोनों ही वैल्यू ME की है। अगर वो वहां पे नॉर्मल एडजस्टमेंट, सॉरी नियर पॉइंट एडजस्टमेंट बोल रहा है, तो ME की वैल्यू ये डाल दो 1+d/f। लेकिन ये आईपीस के बोल रहे, तो आईपीस तो उसमें ये वाला है, तो उसकी फोकल लेंथ f लिखी जाती है। समझ में आ गया, उसकी फोकल लेंथ क्या लिखी जाती है, f लिखी जाती है, या तो FE लिखी जाती है, फोकल लेंथ FE। क्या लिखा जाएगा बच्चों, FE। ये O नहीं है, ये E है। ठीक है, इसकी इसी तरह से मैग्निफिकेशन फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए अगर आपको मैग्निफिकेशन पूछे तो VO/UO ही करिए, VO/UO ही करिए। लेकिन आपको ये दूसरी मैग्निफिकेशन जो है इस लेंस की, अभी नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए D/f हो जाती है। क्या हो जाती है, D/f। लेकिन ये आईपीस का फोकल लेंथ होगा। कभी कभी क्या करते हैं हम, इस फॉर्मूले में थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं। अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकल लेंथ के पास में रख रहा हुआ है, मतलब इस लेंस के फोकल लेंथ के बाजू में रखा हुआ है, इस लेंस की फोकल लेंथ लेट्स से यहां है और उस फोकस के आसपास ही हमने कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हम यहां VO की जगह पे रख देंगे L, UO की जगह पे रख देंगे FO, और यहां 1+d/f O FE, और यहां पे भी वही फॉर्मूला हो जाएगा, VO की जगह L, UO की जगह FO, और ये D/FE। ये कौन सा केस है बेटा, जहां पे हमने ऑब्जेक्ट को फोकस के पास में रखा हुआ है। कहीं पे भी आपको फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दोनों सिमिलर दिख जाए, आप ये L/FO करिएगा, L/FO कर दीजिएगा VO/UO की जगह। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू हेल्प यू व्हेन एवर देयर इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन जहां पे ये दोनों नजदीक नजदीक हो। दूसरा, कौन नजदीक हो, UO और FO ऑलमोस्ट इक्वल हो। ठीक है, UO को FO रखा है, देखो तो ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ के पास ही कहीं ना कहीं अपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसा बोल रहा हूं। ये L जो है उसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ। L को क्या बोलते हैं बच्चों, L इज कॉल्ड एज ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ क्या होता है, वो कैपिटल L ये डिस्टेंस है, इस लेंस से इस लेंस तक का जो डिस्टेंस है ना, उसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ। उसका फॉर्मूला होता है, यहां से कहां पे इमेज बन रही है VO, और वो इमेज इसके फोकस पे बनती है तो FE। तो VO + FE इज द ट्यूब लेंथ बच्चों।
याद रहेगा। अब चाहो तो ये जो भी चीजें है आप अच्छे से इसको नोट कर सकते हैं, इसमें आपको कहीं पे भी कोई अटकेगा नहीं। याद रहेगा। कोई डाउट है क्या इसमें? हाँ प्लीज, कोई डाउट है तो बताओ। चलो, यही फॉर्मूला हम अभी इसके लिए करेंगे, टेलीस्कोप के लिए। टेलीस्कोप के लिए फॉर्मूला फॉर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, तो हम लिखेंगे एफ ओ अपॉन एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, इसको याद रखिएगा। इसी तरह से अगर आपको बोला कि हमें बात करनी है टेलीस्कोप के नॉर्मल एडजस्टमेंट की, वेर इमेज फॉर्म्स एट इंफिनिटी, टेलीस्कोप इंफिनिटी पे इमेज बनाए, तो एम का फॉर्मूला होता है एफ ओ अपॉन एफ ई विच विल बी इक्वल टू 1 प्लस एफ ओ अपॉन डी, नहीं, जैसे यहां डी बाई एफ ई है तो यहां उल्टा एफ ई बाई डी, आप एफ ई कैंसिल कर दो, एफ ओ अपॉन डी हो गया। समझ में आ गया कैसे हो गया ये? तो आप इस चीज को भूलिएगा मत, एफ ओ बाई डी लिखो या एफ ओ अपॉन एफ ई लिखो तो भी खाली चलेगा, एफ ओ अपॉन एफ ई, एफ ओ अपॉन एफ ई, ठीक है। एफ ओ अपॉन एफ ई रखो, सिंपल फॉर्मूला, ठीक है। वो सब है ही नहीं, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है, एफ ओ अपॉन एफ ई हमने याद किया था लास्ट टाइम, हमने सीखा भी है, इसको डेराइव भी किया है। तो ये हमारे सारे मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले आ गए, आपको इसको भूलना नहीं है। मैग्नीफाइंग पावर यूजुअली मैग्निफिकेशन के इक्वल ही होता है इन दोनों में, लेकिन इसमें नहीं होता। इसमें जो होता है एम मैग्नीफाइंग पावर होता है व्यूइंग एंगल ऑफ इमेज अपॉन व्यूइंग एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट, थीटा आई अपॉन थीटा ओ, ये है मैग्नीफाइंग पावर या तो एंगुलर मैग्निफिकेशन। बाकी इन दोनों में यही मैग्निफिकेशन की वैल्यू मैग्नीफाइंग पावर है। अच्छा, इसमें जो है ये ट्यूब लेंथ जो होता है वो इतना होता है विच इज एल, और एल की वैल्यू एफ ओ प्लस एफ ई है। इसके फोकस पे इमेज बनता है, उस फोकस पे से ये जो लेंस है वो इमेज ले लेता है, तो एफ ओ प्लस एफ ई है। याद रहेगा। आई होप आपको कोई डाउट नहीं है अभी इसमें, ठीक है। और इसके मैग्निफिकेशन दोनों नेगेटिव आते हैं। ये साइन की बात है, साइन की बात आपको वैसे ही सही वैल्यू पुट करोगे तो काम की, अदरवाइज मैग्निफिकेशन की वैल्यू आपको सिर्फ पता चले तो भी बहुत बड़ी बात है। यहां पे आपको ना माइनस साइन आ जाता है इसमें, ठीक है। फॉर्मूले आप बिना साइन के करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खुद ही पता कर सकते हो कि ये ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन रही है, अगर इसकी वर्चुअल इमेज बन रही है, आप अपने आप पता कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिना साइंस के याद रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसीलिए मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो बिना साइन याद कर ही करवाया, ठीक है। तो ये आपको सारे फॉर्मूलेज हो गए, आई होप आप इन सारे फॉर्मूलेज को लिखोगे। ये सारे नॉर्मल एडजस्टमेंट के फॉर्मूलेज है, और ये सारे कौन से फॉर्मूलेज है बच्चों? नियर पॉइंट एडजस्टमेंट के। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट यानी इमेज फॉर्म्स एट 25 सेंटीमीटर, नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी इमेज फॉर्म्स एट यस बेटा इंफिनिटी, ठीक है। तो आई होप आपको समझेगा कि क्या हो रहा है। ये है हमारा माइक्रोस्कोप कंपाउंड वाला, ये है टेलीस्कोप। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखो, ये जो हमारे पास माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप में ये लेंस है और दो दूसरी लेंस है, तो हमारे पास यहाँ टोटल मिला के कितनी लेंस है? 2। तो यहाँ एफओ की वैल्यू यूजुअली बहुत ग्रेटर होती है एफई से। एफओ की वैल्यू कैसी होती है बेटा? लेस होती है, सॉरी, एफओ की वैल्यू ग्रेटर नहीं होती, लेस होती है। एफओ की वैल्यू एफई से लेस होती है, और यहाँ एफओ की वैल्यू एफई से ग्रेटर होती है। यानी कि आईपीस जो फोकल लेंथ है ना उसका कम होगा, इसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा। इसमें आईपीस का फोकल लेंथ ज्यादा होगा, इसका फोकल लेंथ कम होगा, ठीक है। इस चीज को भूलना मत, ये आपको आइडेंटिफाई करने होगा कि अगर एफओ ग्रेटर देन एफई है तो वो टेलीस्कोप है, एफओ लेस देन एफई है तो वो माइक्रोस्कोप है। बस इतना याद रखना है, ठीक है। आइडेंटिफाई करने को काम आएगा। चलो, तो आपको चाहिए ये अच्छे से नोट करो बेटा, प्लीज इसे नोट करो, कम ऑन। सो आई होप कि आपने ये सब लिख लिया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फॉर्मूला लिस्ट सामने रखिए, और अभी हम एक एक पीवाईक्यू करते हैं, मजा आएगा। देखो कितना इजीली हो जाता है सब कुछ। डिफाइन द टर्म फोकल लेंथ, पहला सवाल 5 मार्क के लिए पूछा गया था 2020 में। डिफाइन द टर्म फोकल लेंथ ऑफ मिरर। फोकल लेंथ क्या होती है बेटा? फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द फोकस। Focus is the point where all the parallel rays to the principal axis falls at the same point.
जितनी भी पैरेलल रेज जाएगी वो सेम पॉइंट पे गिरेगी और वही पॉइंट को फोकस बोलेंगे। थियरी पार्ट है, मैं आपको दिखा दूंगा कैसे लिखा। अब दूसरा आपको यहां पे बोला ऑब्टेन रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या पूछा है? डिफाइन रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको एक रिलेशनशिप डिराइव करनी है। तो आपको रिलेशनशिप पता है फोकस और फोकल लेंथ और रेडियस के बीच की? मुझे पता है, फोकल लेंथ जो होती है रेडियस का हाफ होती है। तो आपको एक्चुअली बोला गया है प्रूफ करो, प्रूफ कि ये करना है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, कुछ रे डायग्राम बनाएंगे। आपको बेसिक रेस तो पता ही होगी। पैरेलल जो रे जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाती है। पहली रे हो गई, आपने लाइन बना दी, ये एंगल को थीटा बोला तो ये एंगल भी थीटा हो गया। ठीक है, कोई डाउट है? अब ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, यहां पे ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है। मैं आपको ये कह रहा हूं, ये है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल, दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे के बीच में भी एंगल थीटा होगा। ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। तो ये जो ट्राइंगल हमने देखा, उस ट्राइंगल में ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो उसका एक्सटीरियर एंगल ये हो गया, वो 2 थीटा होता है। ठीक है, ये बेसिक ज्योमेट्री है, आपको पता होनी चाहिए। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल थीटा, नॉर्मल का ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल भी थीटा, I इज इक्वल टू आर होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये भी थीटा, ये थीटा है। तो ये ट्राइंगल जो है बेटा, इसमें ऑब्वियसली आप देखोगे तो ये जो लाइन है यहां पे ये एंगल भी थीटा है। ठीक है, अब ये भी थीटा, ये भी थीटा, तो उसका एक्सटीरियर एंगल 2 थीटा होता है। अब ये एक्सटीरियर एंगल के लिए भी हम फोकस से एक रे यहां से पास, ये जो हो रही है ना, यहां से ये पास हो रही है, तो ये रे जो है वहां से पास हो रही है, तो इसका सेंटर फोकस से पास हो रही है, और हमारा सेंटर से लेके हमने एक लाइन बना दी है जिसको नॉर्मल बोलता है। ऑब्वियसली सेंटर से सरफेस तक जो लाइन जाएगा वो रेडियस भी है और वही नॉर्मल भी है। क्यों? सरफेस से परपेंडिकुलर रेडियस होता है हमेशा, ये भी आपने ज्योमेट्री के सर्कल्स में पढ़ा हुआ है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा ट्राइंगल लगाएंगे हम। यहाँ थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल बोल रहे बेटा, ये एंगल्स जो है बहुत छोटे छोटे हैं, थीटा इज वेरी स्मॉल। चलो सबसे पहले काम करो, ये ट्राइंगल ले लो, बड़ा वाला ट्राइंगल CMD, CMD ट्राइंगल, CMD की बात करो सबसे पहले। इस ट्राइंगल में tan थीटा का फॉर्मूला लगाओ। इस ट्राइंगल में tan थीटा का जो फॉर्मूला लगाओगे, ध्यान से सुनो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये, इसलिए ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा है। I इक्वल टू आर है, इसलिए ये एंगल भी थीटा है। ये थीटा, इसलिए उन दोनों के वजह से जो ये ट्राइंगल बन के आ रहा है ना, उसका एक्सटीरियर एंगल 2 थीटा है। आई होप अभी किसी को डाउट नहीं है। ठीक है, चलो नाउ विल गो अहेड। ये एंगल थीटा के लिए आप CMD में पहले सबसे पहले लगा दो tan थीटा। tan थीटा इज अपोजिट, यानी कि MD, tan थीटा क्या हो गया, MD अपॉन एडजेसेंट यानी CD। ठीक है, ये लिखा, क्योंकि हमें पता है थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा इज इक्वल टू MD अपॉन CD लिख लेंगे। ठीक है, ये पहली चीज। अब हम ये जो D पॉइंट है, यहां से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर परपेंडिकुलर जो है वो ड्रॉप कर दिया है। ये D और पॉइंट P ज्यादा दूर नहीं मानेंगे, क्योंकि ये मिरर हम इतना भी ऐसा कर्व नहीं लेते, तो D और P ऑलमोस्ट सेम ही मानेंगे। तो पॉइंट D इज वेरी नियर टू पॉइंट D, पॉइंट D इज वेरी नियर टू पॉइंट P, यानी कि पोल, या तो पॉइंट P को पोल बोल दो, तो हम उसको पोल बोल देंगे। पोल से बहुत नजदीक है, इसीलिए मैं D लिखने की जगह P लिख लूंगा। D लिखो उससे अच्छा P लिखो, तो यहां पे हम CD नहीं लिखेंगे, CP लिख लेंगे। तो CD की जगह CP लिख लेंगे, तो थीटा बिकम्स MD अपॉन CP, है ना। ये MD हाइट तो वही है, लेकिन ये जो लेंथ है ना वो CD की जगह CP हो गई, समझे कि नहीं। तो ये थीटा इज इक्वल टू MD अपॉन CP, पहला चीज। दूसरा, हम ये ट्राइंगल ले लेंगे अभी। ठीक है, इस ट्राइंगल में tan 2 थीटा करो। इन ट्राइंगल MFD, या तो DMF है ना, या तो MFD लिखो, MFD नहीं DFM लिखो। नहीं, D बार लास्ट में चाहिए ना अपने को, तो FMD है, FMD ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में भी tan थीटा करो, पर यहां थीटा नहीं है, 2 थीटा है, तो tan 2 थीटा करो। tan 2 थीटा क्या हो गया, अपोजिट विच इज MD, एडजेसेंट विच इज FD। FD लिखने की जगह FP लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद में लिखते हैं। तो यहां पे 2 थीटा विल बी इक्वल टू MD अपॉन FP।
आपको समझा मैंने एफ पी क्यों लिखा, क्योंकि एम डी और एफ पी तो सेम ही है, ये स्टेप जो है उसको स्किप किया खाली, ताकि सीधा हमें ये 2 थीटा इज इक्वल टू ये मिल जाए। अब 2 थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन एफ पी है, 2 थीटा क्या है, एम डी अपॉन एफ पी, यहाँ थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन सी पी, तो यहाँ हम 2 थीटा कर दे तो वो हो जाएगा एम डी, 2 थीटा कर दो तो क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो हो गया एम डी अपॉन सी पी। तो 2 थीटा एम डी अपॉन सी पी और 2 थीटा एम डी अपॉन एफ पी है, ये तो दोनों 2 थीटा इक्वल है। जब 2 थीटा इक्वल होता है तो इसके बाद का स्टेप आएगा, ये दोनों तो इक्वल है, फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हम लिखेंगे एम डी अपॉन एफ पी इज इक्वल टू एम डी अपॉन सी पी। एम डी अगेन कैंसिल हो गया। अच्छा यहां पे ना 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 थीटा हो गया तो 2 एम डी हो जाएगा ना, तो आपने 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तब तो ये आंसर है 2 थीटा इज इक्वल टू 2 एम डी अपॉन सी पी। तो 2 एम डी अपॉन सी पी, तो एम डी गेट्स कैंसिल, सी पी इधर चला जाएगा, सी पी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एफ पी। सी पी क्या है, सी पी कम ऑन, सी पी क्या है, सी पी की वैल्यू कितनी है, सी पी की वैल्यू है, सी पी की वैल्यू है रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 का 2 और एफ पी की वैल्यू है बच्चा फोकल लेंथ, तो आर इज इक्वल टू 2f। प्रूव हो गया ना, आर इज इक्वल टू 2f। पहले ये ट्राइंगल में आप अपोजिट अपॉन हाइपो करो, फिर ये ट्राइंगल में आप अपोजिट अपॉन हाइपो करो और इन दोनों को कंपेयर कर दो 2 थीटा करके, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा आर इज इक्वल टू 2f, यानी कि f इज इक्वल टू r बाई 2। समझ में आ गया कि नहीं? सो आपको इतना चीज करना है खाली, आप चाहे तो इस सोल्यूशन देख सकते हैं। पहले तो डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल एक्सिस एंड द फोकस इज द कॉल्ड एज फोकल लेंथ, इतना सिंपल सा था वो, बाकी ये डेरिवेशन है, यू कैन हैव अ लुक। विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। पीवाईक्यू 2 मार्क का 2020 में पूछा है, ऑब्जेक्ट केप्ट एट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है, हमें पहले कॉनकेव मिरर बना लेना सीखना चाहिए, डायग्राम बनाओगे उतना ये चैप्टर आसान लगेगा। उसका ये होता है पोल, ये होता है फोकस, ये होता है सेंटर। अब हमें क्या बोला है, ऑब्जेक्ट केप्ट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60। रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 यानी कि दिस डिस्टेंस रेडियस इज 60 सेंटीमीटर ही दिया है, ठीक है, 60 क्या है सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ, फोकस तक का जो डिस्टेंस है, ऑब्वियसली अगर ये 60 है तो उसका आधा होता है ना ये फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पोल से इस बाजू नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए माइनस, समझा पहली चीज। ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 20 सेंटीमीटर, 30 तक तो ये है, तो ऑब्जेक्ट यहां रखा होगा ना कहीं, 30 तक तो कौन है बच्चों, 30 तक तो हमारे पास फोकस है, तो फोकस और पोल के बीच में यहां कहीं ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा, और इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस U बोला जाएगा, वो 20 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -20 लिखा जाता है। इसकी वजह से जो इमेज बनेगी, नेचर पोजीशन एंड एवरीथिंग, हमें इसकी वजह से इमेज का नेचर पोजीशन सब बताना है। पोजीशन बताने के लिए सबसे पहले आप 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f करिए, ये मिरर फॉर्मूला इसलिए बीच में प्लस आता है। आपको v निकालना है तो 1/u को उधर ले लीजिए, 1/f इज -1/u। आप f की वैल्यू डालिए जो नेगेटिव थी, माइनस कितनी है 30, तो f की वैल्यू -30। आप बोलोगे सर सेंटीमीटर में डाल दिया, हाँ सब कुछ सेंटीमीटर में तो दिया है इसलिए सेंटीमीटर यूज किया, तो 1/v इज इक्वल टू 1/-30 1/u, u इज -20, तो यहाँ -20 आ जाएगा, ये माइनस ऑफ -10 हो जाएगा, तो आप इससे v की आंसर ले पाओगे। v का आंसर देखो, ये -20 तो +20, 1/-30 -20, आपको इसको सिंप्लीफाई करके v लाना है। तो आपको जैसे ही v मिलेगा, आपको पोजीशन मिल गई। एक बार पोजीशन मिल गई तो आपको नेचर बताना है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है तो उसकी वजह से इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के पीछे बनती, मतलब पोल के पीछे बनती है, ये होती है ऐसी बड़ी इमेज, तो वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज। कैसी होती है, क्योंकि आपका v का आंसर जो है ना, इस केस में v का आंसर पॉजिटिव आएगा, चेक कर लेना, ठीक है, v का आंसर पॉजिटिव आएगा। जैसे v का आंसर पॉजिटिव होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल के उस बाजू बनी है, नेगेटिव डिस्टेंस इस बाजू होता है, पॉजिटिव डिस्टेंस इस बाजू होता है, तो पॉजिटिव आंसर है। इसीलिए हम बोलेंगे कि पॉजिटिव फोकल लेंथ बनी है, सॉरी पॉजिटिव इमेज बनी है। तो इमेज इज वर्चुअल, मिरर के पीछे जो बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है, इरेक्ट और वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। समझ में आ गया, वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज्ड इमेज बनती है। कोई डाउट है? कूल, आप इस चीज को मत भूलिएगा। आपको ज्यादा से ज्यादा चाहिए तो हाइट ऑफ एन इमेज भी निकाल सकते हो, तो मैग्निफिकेशन इज v/u
क्या होता है v अपॉन यू माइनस वी अपॉन यू और हाइट ऑफ एन इमेज अपॉन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बट आपको हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट भी दिया नहीं है, इसलिए ये सब निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो उतना हो, बहुत हो गया, इतना किया ना हमने। देख लो सोल्यूशन क्या है, वही ये सब वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज यानी मैग्नीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क आस्क्ड इन 2020। देखो मैं रिसेंट वाले सवाल कर रहा हूं, मैं ऐसा नहीं है कि इजी ले रहा हूं डिफिकल्ट ले रहा हूं, ऐसा मैंने नहीं चूज किया। आई डोंट सी द आंसर बिफोर आई स्टार्ट सॉल्व, बिफोर आई पिक अप एनी क्वेश्चन, आई जस्ट सी द ईयर इट वाज आस्क्ड इन। ओके, 2020 में पूछा गया था कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 2 टाइम्स एनलार्ज्ड इमेज, एनलार्ज्ड वर्चुअल इमेज। ये कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का ये पोल पॉइंट होता है। बेसिक आपको तो याद आ ही जाना चाहिए, ये होता है फोकस, ये होता है सेंटर। कॉनकेव मिरर जो है वो कैसी बना रही है इमेज, प्रोड्यूसेस 2 टाइम्स एनलार्ज एंड वर्चुअल इमेज। मैग्निफिकेशन की वैल्यू वर्चुअल इमेज के लिए होती है पॉजिटिव, एनलार्ज्ड है डबल, 2 टाइम्स एनलार्ज, इसका मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 आएगा और वो 2 होगा, 2 टाइम्स, इसका मतलब मैग्निफिकेशन 2 है। ऑब्जेक्ट केप्ट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट जो है u 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट कहां रखा है बेटा, 10 सेंटीमीटर पे। वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फाइंड द फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ f निकालनी है, पहले केस में a में निकालना है फोकल लेंथ। तो आप मैग्निफिकेशन को फॉर्मूला को लिखो माइनस वी अपॉन यू, है ना। तो मैग्निफिकेशन 2 दिया है, यहां माइनस वी अपॉन यू लिखो, u को जाने दो इधर, तो 2u इक्वल टू वी अपॉन 2u इज इक्वल टू माइनस वी, है ना। 2u इक्वल टू माइनस वी। एक काम कर, u की भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर, u की वैल्यू दी है ना तेरे को, u की वैल्यू दी है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू दी है, सब्स्टिट्यूट कर दे। तो यहां आप सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में v की u की वैल्यू -10 है, आप सब्स्टिट्यूट करो, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 10 इधर जाएगा, तो v इज इक्वल टू 10 इंटू 2 20 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, v की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, याद रहेगा कि नहीं। ठीक है, आई होप आपको ये समझा, v इज 20 सेंटीमीटर। अब ये फोकल लेंथ की वैल्यू आपको निकालनी है। अभी तो आपको v ही मिला, क्यों v निकाला, क्योंकि जब आप मिरर फॉर्मूला यूज करोगे 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f, तो फोकल लेंथ निकालने के लिए u और v दोनों चाहिए ना, इसलिए मैंने v निकाल लिया। पहले मैग्निफिकेशन को यूज किया, u और v का रिलेशन से u पता था, v मिल गया। अब आपको u v की वैल्यू आपको दी हुई है, आपने निकाली 20 प्लस 20, बेटा आंसर में ही पॉजिटिव है, अपने आप पॉजिटिव है, मैंने कुछ नहीं किया। u की वैल्यू -10, और वैसे ही इमेज वर्चुअल है, तो इमेज ऑब्जेक्ट यहां होगा, इमेज यहां होगी, इसीलिए v जो है वो पॉजिटिव है और u जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, इस चीज को मत भूलना। तो ये है -10 और ये f जो है वो f की वैल्यू आपको यहां से सॉल्व करने, 20 डालो -10 डालो, सॉल्व करो, f की वैल्यू मिलेगी। दैट इज द सिंपल कैलकुलेशन पार्ट। आई नो यू विल बी डूइंग इट, ओके, आप करोगे, मुझे पता है। अभी अब तो आप इतने मैच्योर हो ही चुके हो, आधा फिजिक्स मेरे से सीख चुके हो। कम ऑन, how much distance of the object be displaced in what direction in order to get 2 times enlarged image। enlarged image चाहिए, अभी पहले भी डबल मिल रही थी, अभी भी डबल चाहिए, लेकिन अभी रियल चाहिए। ये है वर्चुअल इमेज। अभी हमें बोला गया है कि आप ऑब्जेक्ट को कहां रख दोगे, ऑब्जेक्ट को कहां शिफ्ट कर दोगे, ताकि ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट, एक सेकेंड, ऑब्जेक्ट को कितना शिफ्ट कर दोगे, ताकि इस ऑब्जेक्ट की वजह से शिफ्ट कितना करोगे उस ऑब्जेक्ट को, ये पोजीशन 1 से पोजीशन 2 कितना शिफ्ट करोगे, ताकि उससे आपको जो इमेज मिले वो रियल मिले और डबल मिले। तो ये रियल इमेज चाहिए अभी आपको, लेकिन डबल साइज की ही चाहिए। अभी भी मैग्निफिकेशन जो चाहिए वो अपने को 2 ही चाहिए, लेकिन इसमें रियल के लिए नेगेटिव साइन आता है मैग्निफिकेशन का। तो यहां मैग्निफिकेशन +2 चाहिए था, क्योंकि वर्चुअल 2 टाइम्स वाली इमेज चाहिए थी, यहां रियल 2 टाइम वाली इमेज चाहिए, रियल डबल इमेज चाहिए। तो -2 आपका मैग्निफिकेशन हो गया, क्योंकि 2 ही रहेगा मैग्निफिकेशन, बट यहां वर्चुअल इमेज इसलिए प्लस, रियल इमेज चाहिए इसलिए माइनस, बाकी सब कुछ सेम है। और आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u पता करना है इस केस में, और आपको चाहिए डबल इमेज। ठीक है, चलो एक काम कर, इसके लिए मैं कैलकुलेशन करता हूं अगले पेज पे, ध्यान से सुन। m की वैल्यू लेंगे हम +2, सॉरी -2,
u की वैल्यू भी नहीं पता, f की वैल्यू हमें पता है। f की वैल्यू इसके पहले वाले सवाल में हमने निकाली ना, f की वैल्यू हमारी कितनी आई, हम इधर से देख लेते हैं। f की वैल्यू -20 आई। ये जो लेंस है उसका फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर है, उसमें कोई डाउट नहीं। ये f की वैल्यू हमने बस यूज कर ली इस सवाल से, जो -20 आई ना बच्चा, उस -20 को यूज किया। और आपको v कहां पे इमेज मिलेगी वो भी चाहिए। एक्चुअली कहां इमेज मिलेगी उसका तो कंसर्न ही नहीं है, कंसर्न ये है कि u बता दो कितना है। एक बार आपको u मिल जाएगा, फिर पहले आपने ऑब्जेक्ट को रखा था यहां तो u1 बना था, अब आपने ऑब्जेक्ट को रखा यहां तो u2 बना। तो u1 और u2 में डिफरेंस कितना है उतना ही आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। समझ में आ गया? आपको ये शिफ्ट चाहिए कि u1 से u2 कितने जगह से कितनी जगह पे शिफ्ट हुए। तो हमें सबसे पहले इस मैग्निफिकेशन के ही फॉर्मूला को यूज करना है। मैग्निफिकेशन इज -v/u। तो आप u निकालना है ना आपको, तो एक काम कर, मैग्निफिकेशन को जगह -2 लिख और ये -v/2 लिख, सॉरी v/u लिख। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो v इज इक्वल टू यू है। ठीक है, v इज इक्वल टू यू है। ओ हो v इज इक्वल टू यू, नहीं ऐसा नहीं चल सकता। 2u, हाँ सॉरी ये 2 तो है ही ना, 2u उधर, 2 उधर है, u चला जाएगा तो v इज इक्वल टू 2u। अब v इज इक्वल टू 2u एक बार आ गया ना, उसके बाद आप 1/v प्लस 1/u मिरर फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो v की जगह 2u सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/2u प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये 1/2u प्लस 1/u तो 2, एक्चुअली एक काम कर, इसका आंसर निकाल। तो ये जो है 2u उधर जाएगा, ये सब कर सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी तो मुझे लगता है कि आप नहीं 3/2u करेंगे, इसका आंसर 3/2 आना चाहिए। 1/u और हाफ u है, तो 1/u को x बोल दो तो हाफ u को भी x, हाफ x बोलना पड़ेगा। तो हाफ और 3/2u आता है मेरे हिसाब से, 3/2u आता है, आई थिंक यही आंसर आता है। फिर भी आप चेक कर लीजिएगा, ये आपका 1/f है। तो f की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2u/3, 2u/3। ठीक है, f की वैल्यू आ गई, अपने u और f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सॉरी, f की वैल्यू तो हमें पता है ना -20। तो एक काम कर, u उधर लेके जा, f इधर लेके आ, तो 3f/2 इज इक्वल टू u बना। एंड इसको ही आगे लेके गए हम, u इज इक्वल टू 3f/2, तो 3 का 3, f की वैल्यू है -20 और अपना आंसर है नीचे डिवाइड में 2। तो आपने यहाँ पे 3/2, 2 गया तो 10 बचा, तो -10 और ये 30 तो -30, आपका u आ गया -30। लेट्स चेक इट आउट, क्या हमने सही किया है? -30 आंसर आ रहा है सेकंड केस में, ये -30 ही आ रहा है। ठीक है, सेकंड केस का u -30 है। अब सेकंड केस का u जो है वो -30 है। इसका मीनिंग क्या है? पहले जो u था वो कितना था? इसके पहले की केस में u कितना था? पहले की केस में u -10 था, तो यहां -10 था, ये -10। अब u2 कितना है? हमने जो शिफ्ट लाया वो कितना है? -30, तो ये है -30। तो -10 पे था, अब -30 पे है, तो हमने 20 सेंटीमीटर का शिफ्ट किया ना यहां से यहां पे, तो ऑब्जेक्ट इज मूव्ड फ्रॉम u1 टू u2, तो u2 माइनस u1 इज 20 सेंटीमीटर्स। इन विच डायरेक्शन? तो ऑब्वियसली अवे फ्रॉम द मिरर, या -20 में। नहीं समझा छोटे, पहले हम -10 पे थे, अब हम -20 30 पे आ गए, तो 20 का डिफरेंस आया ना, -20 हम आगे चले गए, -49 डिफरेंस पूछा है। कहां से कहां गए, कितना शिफ्ट हुए? शिफ्ट तो हम 20 से ही हुए, बट नेगेटिव डायरेक्शन में। समझा? -20 -30 -10 -20 करके, सॉरी -10 -30 करके -40 मत करके आ जाना। ठीक है, वैसे भी आप u2 माइनस u1 करोगे तो u2 इज -30, बीच में माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा और आपका आंसर 10 की वैल्यू आएगी। तो -10 करोगे, +10 होगा और वो आएगा अपने आप आंसर -20 आएगा। तो दिस इज द शिफ्ट। हाँ, आई होप आपको समझा। इजी क्वेश्चन, 2020 का सवाल, ये सोल्यूशन आपका चेक कर लीजिए। सो आई होप आपने ये देख लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये, अरे यार हमारा सवाल अभी पूरा केस स्टडी बेस्ड है, लेकिन हम केस नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्राई करो बिना केस पढ़े आंसर देने की, क्योंकि केस स्टडी यूजुअली आपको
कंफ्यूज कर देते हैं। जब आपका आंसर केस स्टडी से ना मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने पे ना आए तो केस पढ़ के फिर आंसर लिखो, लेकिन सबसे पहले केस पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करो। तो हमारा पहला सवाल क्या है बच्चों, सबसे पहले हमें बोला है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट बी। हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट बी पे रखा हुआ है, यानी कि डेंसर मीडियम में रखा हुआ है। ठीक है, डेंसर मीडियम में, मैं यहां डेंसर लिख लेता हूं, डेंसर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u एंड द इमेज डिस्टेंस v, हाउ दे आर रिलेटेड। ऑब्जेक्ट को आप डेंसर में रख रहे हो तो डेंसर से रेरर की बात आएगी, डेंसर से रेरर की बात आएगी। तो हम डेंसर से रेरर का फॉर्मूला याद करेंगे। डेंसर से रेरर का फॉर्मूला, ये कौन से टाइप का लेंस है, कौन से टाइप का सरफेस है, कॉनकेव कॉन्वेक्स, उससे फर्क नहीं पड़ता। वैसे इस ऑब्जेक्ट यहां है तो उसके लिए कॉन्वेक्स सरफेस है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन u इज इक्वल टू n1 माइनस n2 अपॉन f, सॉरी अपॉन r। ये हमारा फॉर्मूला है। आप इसे डायरेक्ट याद रखेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। रेरर से डेंसर के लिए फॉर्मूला होता है n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। वो रेरर के डेंसर का है। रेरर के डेंसर में n1 और n2 शिफ्ट हो जाते हैं। अब डेंसर से रेरर में 1 पहले आता है 2 बाद में आता है, डेंसर से रेरर 1 पहले आता है 2 बाद में आता है। तो ये फॉर्मूला आपको कहां दिया है, ये v और u के रिलेशनशिप ये दिए, देखो डायरेक्ट आंसर है सीधा। ठीक है, विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। ये आप देख सकते हो सोल्यूशन। विल गो फॉर द नेक्स्ट वन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ r। ऑब्जेक्ट को हमने एयर में रखा है इस बाजू, तो u की वैल्यू r है, u की वैल्यू प्लस r है, क्योंकि सॉरी माइनस r है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ये सेंटर पॉइंट से यहां इस बाजू है, u की वैल्यू r के इक्वल है। इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसके सामने हमने रखा हुआ है, एंड ऑफ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर r, यानी कि इसका फोकल लेंथ जो है वो r/2 आप रखोगे, या तो रेडियस को r ही रखोगे, रेडियस भी r है। इसका रेडियस ऑब्वियसली इस बाजू लिया जाता है, इसलिए रेडियस लिखने की जगह प्लस r लिखिएगा। इसका रेडियस इस बाजू लिया जाता है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी r है, बट वो नेगेटिव डिस्टेंस है। इफ द मीडियम ऑफ अदर साइड ऑफ द सरफेस इज ग्लास, तो आपको क्या पूछा है, देन द इमेज का नेचर कैसा होगा। अब ये आपको अगर फाइंड करना है तो आपको वो फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा, बट इसमें आपका ऑब्जेक्ट यहां है, एयर में है, तो ऑब्जेक्ट यहां है और हमारा इमेज ऑब्वियसली कहां बनेगा अभी नहीं पता, लेकिन ये हमारा ऑब्जेक्ट रेरर में है, तो हम बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि रेरर से डेंसर वाला फॉर्मूला हमारे काम आएगा। रेरर से डेंसर वाला फॉर्मूला तो n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। ये फॉर्मूला देखो बेटा, यहां पे हमने पहले जो फॉर्मूला अप्लाई किया था n1 अपॉन v था, अब यहां n2 अपॉन v है। ये रेरर से डेंसर का फॉर्मूला है बेटा, तो ठीक है, आपको मैंने लिखाया हुआ है, आप प्लीज फॉर्मूला लिस्ट में से देखिए। तो ये फॉर्मूला हमने यहां रखा, और n2 मतलब ग्लास है, तो ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन v की वैल्यू आपको पता नहीं है, माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉर्स यानी कि एयर, वो 1 ही होता है। u यानी कि r है, u की वैल्यू r है, वो माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, u इज माइनस r इसलिए प्लस हो गया। और आप इसलिए n2 की वैल्यू अभी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और -1 n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, वो तो 1 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5 लेना चाहो ले सकते हो, अभी के लिए कोई रख नहीं रहे। r की वैल्यू r की वैल्यू बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, u की वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, बट r की वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। ये रखो, आप इसमें ng की वैल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया नहीं है, लेकिन आप 1.5 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। 1.5 सब्स्टिट्यूट करने पे आपका v का आंसर जो भी आता है, या मत सब्स्टिट्यूट करो यार, v को ng के टर्म्स में आंसर लाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका वो आंसर नेगेटिव आता है तो आपको बोलना है कि नेगेटिव यानी कि इस बाजू, तो ऑब्जेक्ट के साइड ही इमेज बनेगी, तो वो वर्चुअल इमेज होती है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर v का जो है नेगेटिव आएगा, तो आप बोलोगे वर्चुअल इमेज बनेगी ऑब्वियसली एयर के साइड। अगर v का आंसर नेगेटिव तो इमेज इस साइड, तो वर्चुअल, क्योंकि लेंस के पहले ही बन गई। v का आंसर पॉजिटिव तो उस साइड, तो लेंस के अंदर बनी। ठीक है, ये याद रखिएगा, इस तरह से पता करेंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहां पे v का आंसर नेगेटिव आया, कैसे हमने सॉल्व किया उससे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट 2f इन फ्रंट ऑफ इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा इक्वी कॉन्वेक्स, दोनों साइड से कॉन्वेक्स सरफेस है इक्वल, यहाँ पे 2f पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो उसकी इमेज हमें पता है 2f पे ही बनती है, वो इक्वल और अपोजिट होती है, तो रियल एंड सेम साइज की इमेज बनती है। ये हमें बोलने की जरूरत नहीं है बेटा, ये तो आता था, है ना, सेम चीज। नेक्स्ट,
अ थीन कॉन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। कॉन्वर्जिंग लेंस यानी ऐसी वाली जिसका फोकस यहां होता है, इसलिए आप उसको बोलोगे फोकल लेंथ इज -10, है ना, सॉरी +10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया पहले का फोकल लेंथ। दूसरा लेंस एक और है डाइवर्जिंग लेंस। देयर इज द डाइवर्जिंग लेंस। ये डाइवर्जिंग लेंस का फोकस इस बाजू होता है, तो उसका फोकस कितना, फोकल लेंथ कितना लिखेंगे? -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ 2 इज -20 सेंटीमीटर। आर प्लेस्ड कोएक्सियल इन कांटेक्ट। इन दोनों को कंबाइन कर दो आप, तब इसका टोटल पावर जो बनेगा ना वो होगा फर्स्ट का पावर प्लस सेकंड का पावर। आपको बताया था मैंने। तो पावर इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 भी तो लिख सकते हैं, वेर f1 इज +10 f2 इज -20। तो आप कर लो इसको सॉल्व। 1/+10 माइनस 1/20। अरे 20 को -20 लिखा और प्लस की जगह माइनस आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, इससे सॉल्व करो, आंसर आपका आएगा आई थिंक 5D आएगा। चेक कर लो कितना है, 5D ही है। ठीक है, आई होप आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट, an equiconcave lens, equiconcave lens है बेटा ये वाली, is cut into 2 parts। ये 2 पार्ट्स में कट कर दी along dotted line, ऐसे आधी आधी काट दी। लेकिन इतने का रेडियस, पूरे का रेडियस भी आर ही था, लेकिन ये भी तो अभी उसी स्फीयर से बना हुआ है ना। ये सरफेस पूरा जो स्फीयर से बना है, इतना सरफेस भी उसी स्फीयर से बना है। कर्व तो अभी भी उतना ही है। आप इतना कर्व लो कि उतना कर्व लो, कर्व तो उतना ही है ना, इसीलिए रेडियस वही रहता है, फोकल लेंथ वही रहता है, पावर भी वही रहता है। तो फोकल लेंथ भी वही रहता है, पावर भी वही रहता है। जब लेंस को बीच में से काटोगे, ऐसे ऐसे काटोगे तो बदल जाएगा फोकल लेंथ। तब हमें फोकल लेंथ निकालने के लिए वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, लेंस मेकर इक्वेशन 1/μ2 माइनस μ1/μ1 1/r1 माइनस 1/r2, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तब आंसर आएगा। लेकिन अभी हमने लेंस को ऐसे काटा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ना तो ये आर चेंज हुआ ना वो आर चेंज हुआ, ना मीडियम मटेरियल चेंज हुआ, सिर्फ बीच में से काटा ऐसा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आंसर शुड बी सेम एफ। देख लीजिए, आंसर शुड बी सेम एस, पहले वाला एमसीक्यू है। टर्म 1 2021 2022 में पूछा गया था। An object is placed in front of a converging lens। converging lens लिखा देते, converging lens होती है convex lens। Obtain conditions under which the magnification produced by lens is negative। मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होता है वो हमें पहले प्रूफ करना है, और दूसरा मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होता है वो पहले, फिर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव कब होता है, ये 2 कंडीशन हमें प्रूफ करनी है पहले क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में क्या है बाद में देखते, पहला क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। पहले में हम मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है ये कैसे प्रूफ करेंगे बेटा। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आने के लिए हमें सबसे पहले तो रियल इमेज फॉर्म करने वाला रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। सो लेट्स से कि हमारे पास ऑब्जेक्ट यहां है, उससे एक रे जाती है सेंटर से पास होकर सीधा इधर, दूसरे जाते पैरेलल, जो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे फोकस से पास होकर यहां आ जाती है। तो हमारे पास यहां इमेज बनी है, ये इमेज रियल इन्वर्टेड है। रियल इन्वर्टेड इमेज का मीनिंग ये होता है कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है। अब ये आपका रे डायग्राम में आप ट्राइंगल्स बनाइए। आप ये जो एक बार रे डायग्राम बन गया ना बच्चों, तो ये रे डायग्राम में आप ये देखो, ये एक ट्राइंगल है कि नहीं है, और यहां भी ये एक ट्राइंगल है कि नहीं है। ठीक है, मैग्निफिकेशन निकालो, मैग्निफिकेशन छोड़ो, मैग्निफिकेशन छोड़ो, ये जो एंगल होगा थीटा वही तो ये एंगल होगा थीटा। दोनों देखो ना सेम ही तो लाइन है, यहां पे भी सेम लाइन है, यहां पे भी सेम लाइन है, तो दोनों में ये एंगल थीटा सेम रहेगा। तो tan थीटा लिखो, tan थीटा इज अपोजिट, अपोजिट इज हाइट ए बी अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट इज यू, है ना, BC जो है वो यू है। तो आप BC लिखना है तो BC लिख दो थोड़ी देर के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए tan थीटा लिखो, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट A डैश B डैश अपॉन अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट इज CB या तो B डैश C। अब आप देखो AB एक्चुअली में हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। चलो हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ एन इमेज की बात बाद में आती है, पहले इन दोनों को इक्वेट कर दो। tan थीटा इक्वल टू tan थीटा है ना, तो AB अपॉन BC इक्वल टू, अरे दोनों एंगल थीटा ही है, तो tan थीटा इक्वल टू tan थीटा, तो AB अपॉन BC इक्वल टू A डैश B डैश अपॉन B डैश C। अगर ऐसा होता है तो आप AB की जगह क्या लिखोगे, AB इज हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो HO, BC इज हाइट ऑफ, BC जो है वो U है, इज इक्वल टू, और BC की वैल्यू तो वैसे आप लिखो तो माइनस भी लिख सकते हैं, बट बाद में लिखते हैं, हाँ माइनस लिख लेनी चाहिए अभी। ठीक है, U इज नेगेटिव ना, इसलिए AB की वैल्यू, AB की वैल्यू कैसी है, AB की वैल्यू पॉजिटिव है,
और ए बी जो है हमारा v, ये v है, तो v अपॉन बी डैश सी, बी डैश सी, बी डैश सी ये क्या है, सॉरी ए डैश बी डैश, तो ये हाइट ऑफ एन इमेज है बेटा, हाइट ऑफ एन इमेज, तो ए डैश बी डैश जो है वो हाइट ऑफ एन इमेज है, अपॉन ये आप देखोगे तो सी डैश सी बी डैश, सी बी डैश तो आपका इमेज डिस्टेंस है, तो v, तो ये v जो है वो पॉजिटिव है, तो आपने यहां पे देखा हाइट ऑफ एन इमेज अपॉन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज माइनस वी बाई यू, तो हाइट ऑफ एन, इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं यहां, हाइट ऑफ एन इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू, तो आप देखो हमेशा माइनस साइन के साथ आता है मैग्निफिकेशन, तो माइनस वी बाई यू जो है, आप माइनस वी बाई यू के साथ में मैग्निफिकेशन की वैल्यू देखो तो नेगेटिव ही आएगी, तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए आता है हमेशा, ठीक है, क्योंकि यहाँ v जो है पॉजिटिव है, u जो है नेगेटिव है, इसीलिए आपका आंसर ऐसा आएगा हमेशा, ये आंसर विल बी नेगेटिव, ठीक है। इसी तरह से आपको प्रूव करना है m पॉजिटिव कब रहेगा, तो आप सबसे पहले यहां पे कर सकते हैं, इसमें आप देखो आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया जिससे पैरेलल रे निकली, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो ऐसे गई, दूसरी रे ऐसे जाएगी, ये दोनों रे कभी मिलने नहीं वाली, तो उनका पीछे आप ड्रॉप करोगे तो पीछे को आपको उसकी वर्चुअल इमेज दिख रही है, ये आपको पता है एक रे डायग्राम है, तो ये आपका यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब ध्यान से सुनना, एक ट्राइंगल आप ले लीजिए, ये दूसरा ट्राइंगल आप ले लीजिए, उसी सेम एंगल से बनता हो बड़ा ट्राइंगल, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ठीक है, तो आप इस ट्राइंगल में ये दोनों में एंगल थीटा तो सेम है, तो यहां पे भी आप वही टेन थीटा इज इक्वल टू क्या कर दोगे बच्चा, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, बी सी जो है वो यू है, ए बी क्या है, चलो ए बी हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट है, अपॉन बी सी इज यू, ठीक है, ये यू जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, उसके बाद हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव है, फिर यहां टेन थीटा वापस करो, टेन थीटा वापस करोगे तो आप देखोगे कि यहां पर टेन थीटा इज ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज हाइट ऑफ एन इमेज, है ना, हाइट ऑफ एन इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट है, अपॉन इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस देखो ऐसी है, इमेज डिस्टेंस इधर है माइनस वी, इस केस में आप देखोगे दोनों इक्वेट करोगे तो एच ओ अपॉन यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन माइनस वी यू, माइनस वी है ये, माइनस वी, ठीक है, क्या है बच्चों, माइनस वी, तो आप यहां पे ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो आंसर जो है वो पॉजिटिव आ गया, तो एच आई अपॉन एच ओ कर दो तो वी अपॉन यू आया, विच कम्स आउट टू बी पॉजिटिव, देख लो, और यहां नेगेटिव आया था, इसलिए यहां मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, यहां मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, वो ये रीजन है क्योंकि आपने यहां जो किया उसके v की वैल्यू भी नेगेटिव है, u की वैल्यू भी नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे की नेगेटिविटी को कैंसिल कर रहे हैं। आई होप आपको ये समझा, दिस इज द पार्ट ऑफ डेरिवेशन, आपने कैसे किया मैंने यहाँ पे दिया हुआ भी, आप चाहो तो यहां से देख सकते हो, ठीक है, ये u वाला पार्ट, ये क्या पता नहीं क्या हो गया, और ये b वाला पार्ट, सेकेंड वाला पार्ट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, हाँ अपने को ये सेकेंड चीज प्रूव करनी है अभी, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ओ इन फ्रंट ऑफ अ ग्लास स्फीयर, ग्लास का स्फीयर है, ग्लास का स्फीयर है, ट्रांसपेरेंट है ऑब्वियसली, लेंस के जैसे काम कर रहा है, हमने यहां ऑब्जेक्ट रखा, शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ओके ओके, इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है मैं आपको समझा देता हूं, यहां से पहली रे निकलेगी ऐसे जाएगी, तो ये रे ऐसे जा रही है, दिस इज इंसिडेंट रे, इस सरफेस से परपेंडिकुलर बनाओ, नॉर्मल बन गया, तो नॉर्मल से रेरर से डेंसर जा रही है, इसीलिए ऐसे जाने के चक्कर में वो नॉर्मल से अवे जाएगी, सॉरी ये नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल के टूवर्ड्स जाएगी, रे को जाना था ऐसे लेकिन वो नॉर्मल के तरफ शिफ्ट हो जाएगी, तो रे यहां से सीधा ऐसा टर्न ले लेगी, यहां से ऐसा सीधा जाने की जगह ऐसे नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होगी, और उसके बाद ये रे आगे जाना चाहेगी लेकिन आगे सीधा सीधा जा नहीं सकती क्योंकि अभी डेंसर से रेरर जाना है, और ये है सरफेस से नॉर्मल, तो सरफेस जो है उससे नॉर्मल ये है, सेंटर से निकलता हुआ ये जो डिस्टेंस होता है और रेडियस उसी के अलॉन्ग नॉर्मल बनता है सर्कल में हमेशा, तो ये जो डेंसर से रेरर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है, तो यहां से रे जा रही है ऐसे, उसको जाना है यहां से लेकिन वो नॉर्मल से दूर शिफ्ट होना चाहते तो निकल लेगी ऐसे, तो जाएगी रे यहां से यहां, फिर टुवर्ड्स द नॉर्मल, फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे, ये एक तरीके से आप रे डायग्राम बना सकते हो इस तरीके से, कोई फिक्स डिस्टेंस की बात यहां नहीं कर रहा आपको सिर्फ ये नेचर ऑफ द रे डायग्राम बनाना है, पहले यहां से जाना है रेरर से डेंसर, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसे जाता है, फिर डेंसर से रेरर ऐसे चला जाता है, समझ में आ गया, ऐसे, ये नॉर्मल 1 नॉर्मल 2, ठीक है, आप थोड़ा सा ये सब प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आ जाएगा, ठीक है। We'll go for the next one.
अब बाई कॉनकेव लेंस है हमारे पास में, यहां कॉनकेव लेंस है, एक कॉनकेव एक दूसरा कॉनकेव, दोनों कॉनकेव है, इज स्प्लिट इनटू टू प्लेनो कॉन्वेक्स पार्ट। इसको दो हमने कर दिया, एक ऐसा, इसको हमने तोड़ के दो प्लेन्स कर दिया, एक ऐसा और एक ऐसा, ठीक है, ये लेंस को हमने तोड़ दिया। तो बोला है कि पावर ऑफ ईच बताओ, ईच हर किसी का पावर बताओ यार। अब हर किसी का पावर बताएंगे तो पहले केस में हम एक काम करो, 1 फोकल लेंथ, लेंस मेकर फॉर्मूला से पावर निकालो। लेंस मेकर फॉर्मूला से, ये ग्लास से बना हुआ है तो अभी भी ये ग्लास से ही बना हुआ है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास -1, आपको पता है ना, μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 होता है, तो μ1 की वैल्यू तो 1 डाल देंगे, तो बाहर तो एयर है ना बेटा, इसीलिए तो μg -1 अपॉन 1 अपॉन r1, इसका जो एक रेडियस है, आपको वो रेडियस को कैसा लेना होगा, एक रेडियस को आप पॉजिटिव ले लोगे, दूसरे रेडियस को आप, एक रेडियस को नेगेटिव लोगे, दूसरे रेडियस को पॉजिटिव, तो यहाँ पे -r और ये -r, तो आप आंसर देख सकते हो कि माइनस ऑफ ये पॉजिटिव r, तो अरे R1 माइनस R2 होता है ना, तो R1 यहाँ का रेडियस नेगेटिव रेडियस, R2 यहाँ का रेडियस पॉजिटिव रेडियस, तो ये नेगेटिव R और ये पॉजिटिव R, ऐसे करके हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो हमारा 1 फोकल लेंथ का आंसर यहाँ क्या आता है, 1 फोकल लेंथ ही तो पावर होता है, पहले केस का पावर, इसलिए पहले केस का फोकल लेंथ। ये क्या होता है बेटा, ये सॉल्व कर लोगे तो -2 माइनस ऑफ माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस बाहर आ गया, और 1 अपॉन r प्लस 1 अपॉन r 2/r, और यहाँ पे μg -1, यह है आपका फॉर्मूला ऑफ पावर 1। पावर 1 इतना है बेटा, पहले पावर इतना है, पहली लेंस का पावर इतना है, हमने ये पहली लेंस का पावर निकाला। अब इस लेंस का पावर निकालो, द पार्ट ऑफ ईच पार्ट, आपको क्या बोला है, द पावर ऑफ ईच पार्ट, किसी भी एक का पावर बता दो तो भी काम हो जाएगा, तो किसी भी एक का पावर 2, दोनों का कंबाइन नहीं बताना है, कंबाइन कर दोगे तो ये हो गया, हमें दोनों का इंडिविजुअली बताना है, तो कोई भी एक का बात कर रहे हैं, पावर 2, तो 1 अपॉन f2 होगा, वो f2 नया वाला मिरर लेंस फॉर्मूला, नया वाला लेंस मेकर फॉर्मूला लगाना है, तो μg -1 तो होगा ही, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पहला रेडियस जो है वो तो अभी भी है, क्या है, -r, तो यहाँ 1 अपॉन -r तो आएगा ही, माइनस दूसरा वाला, ये जो सरफेस है वो तो प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस इनफाइनाइटली बड़ा सर्कल का हिस्सा होता है, उसका रेडियस इंफिनिटी हो जाता है। यहां R1 की वैल्यू -r थी, R2 की वैल्यू +r थी, यहां R1 की वैल्यू -r है और R2 की वैल्यू इंफिनिटी है इस सरफेस के लिए, है ना, तो आप यहां इंफिनिटी डालोगे, 0 हो गया, 0 है, -r माइनस बाहर ले लो, तो पावर 2 विल बी इक्वल टू माइनस बाहर, और ये μg -1 और डिवाइड में सिर्फ ये r ही है, ये तो सब हट गया, तो ये आपका फॉर्मूला। अच्छा, आप यहां पे जरा ध्यान से देखो, ये चीज जो है ना वो तो पावर 1 में भी है और पावर 2 में भी है। पावर 1 में आप ये पावर 2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, पावर 1 का पावर 1 इक्वल टू का इक्वल टू μg -1 अपॉन r, μg -1 अपॉन r माइनस साइन के साथ में, तो ये जो चीजें हो यहां भी है वो तो पावर 2 की वैल्यू है और यहां 2 है, तो पावर 2 इज पावर 1/2, तो पावर 1 इज पावर 2 इज पावर 1/2, तो पहले के पावर से हाफ पावर बन गया, पावर 1 जो था उसका हाफ हो गया, पहले का पावर p बोलूं तो दूसरे का पावर p/2 हो गया, तो पावर ऐसे टूट गया, बीच में से लेंस तोड़ी, ऐसे काटी तो पावर हाफ हो जाता है, ऐसे काटी पावर को कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए, ये जानबूझ के मैंने कराया क्योंकि इसके ऊपर अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, ये सवाल आपको डायरेक्ट आने चाहिए अगली बार, ठीक है, देख लो। We'll go for the next one, 5 मार्क का अगला सवाल। ये सवाल काफी हैवी सवाल है बट हम कर लेंगे बच्चों। ये देखो 5 मार्क के लिए पूछा गया है 2021-22 की टर्म 1 टर्म 2 में। लेंस मेकर फॉर्मूला ये सब हमें ब्ला 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 दिया हुआ है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं। हाउ विल द पावर ऑफ अ लेंस बी अफेक्टेड विद इंक्रीजिंग द वेवलेंथ। आप हमेशा याद रखिए कि फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है, फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है, ठीक है। अब आप याद रखिए इस चीज को, सिर्फ वेवलेंथ डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, सॉरी वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फोकल लेंथ भी इंक्रीज होगी, फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो पावर डिक्रीज होगा, क्योंकि फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, पावर इज 1/f ना, तो फोकल लेंथ अगर बढ़ेगी तो पावर कम हो जाएगा, तो पावर विल रिड्यूस। समझ में आ गया, अलग वेवलेंथ वाली रेज आएगी, वेवलेंथ बढ़ेगी तो फोकल लेंथ बढ़ेगी, फोकल लेंथ बढ़ेगी तो आपका पावर कम हो जाएगा, ठीक है।
रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रेडियस आर ईच, ये इक्वी कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा है। दो कॉन्वेक्स सरफेसेस है, दोनों का रेडियस सेम है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। द वैल्यू ऑफ एम इन द मटेरियल, द वैल्यू ऑफ एम ऑफ इट्स मटेरियल विल बी फोकल लेंथ बिकम्स इक्वल टू आर। यहां पे क्या बोला है, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द टू सरफेसेस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज रेडियस आर ईच। What is the value of m of material? Will its focal length become equal to r? उसकी फोकल लेंथ r हो सकती है क्या, ये पूछा है। कुछ समझ नहीं रहा है सवाल में, बट ट्राई तो करना पड़ेगा। इसमें क्या बोला है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू सरफेसेस r दे दी है। व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, मैग्निफिकेशन की क्या वैल्यू होगी कि उसकी फोकल लेंथ जो है r बन जाए। मैग्निफिकेशन बताओ ताकि फोकल लेंथ r बन जाए। सिंपल है, लेट्स डू इट बच्चा। मैग्निफिकेशन क्या होगा, सेकंड का पार्ट है। मैग्निफिकेशन क्या होगा अगर फोकल लेंथ की वैल्यू r के इक्वल हो जाए, और वो जो लेंस है उसका r1 भी r है, वो ऑब्वियसली माइनस r लिया जाएगा इस बाजू है, और इसका r2 भी r है। तो आपको यहां क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है लेंस मेकर वाला। तो 1/f इज इक्वल टू म्यू जी माइनस म्यू जी माइनस 1, सीधा ये लिखो, एयर में ही मानते हैं हम ना बाय डिफॉल्ट। तो यहां पे आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2, और 1/r1 माइनस r2 में सिर्फ ये वैल्यूज डालते जाओ। f की वैल्यू भी r होनी चाहिए। फोकल लेंथ ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस इज दिस साइड, तो इट इज पॉजिटिव। 1/r, f की जगह पे r रख दिया मैंने, ठीक है। अब आप यहाँ पे म्यू जी माइनस 1 निकालोगे, और म्यू जी माइनस 1 निकालने के बाद में आपको 1/r1 1/r माइनस r, बेटा 1/r1 की वैल्यू माइनस r, यहाँ पे माइनस 1/r, r2 की वैल्यू प्लस r। ये सब्स्टिट्यूट किया, आपको इससे मिला क्या बेटा, म्यू जी मिला। एक्चुअली म्यू जी को हम यूज करेंगे मैग्निफिकेशन के लिए। मैग्निफिकेशन आई थिंक म्यू जी तो नहीं पूछा था ना हमें, मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही पूछा होगा शायद, μ2। आप म्यू लिखो, म्यू जी लिखो, जो भी है, शायद हमें म्यू जी पूछा होगा, लिखने में मिस्टेक हो गई होगी, एक बार चेक कर लेते हैं। म्यू ही पूछा है। देखो पहले का तो आंसर हमने लिख लिया, फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, व्हाट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर। तो वेवलेंथ बढ़ेगा, फोकल लेंथ बढ़ेगा, फोकल लेंथ बढ़ेगा, पावर कम हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर भी इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई वेवलेंथ से। दूसरे केस में हमें म्यू ही पूछा था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने ये सब फॉर्मूला लगा के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था, म्यू पूछा है, तो यहाँ लिखने में एक छोटी सी मिस्टेक है। दिस फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ म्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एम नहीं पूछा है, म्यू पूछा है। कंफ्यूजन हो गया है हमें, टाइपिंग एरर, ठीक है। सो आप इसको मत भूलिए, म्यू की वैल्यू हमें क्या दी है, बस वो म्यू निकालना था। जो म्यू जी बोलो तो म्यू जी। थर्ड चीज क्या है, तीसरा है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस ऑफ म्यू इज दिस मच। पहले का फोकल लेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, 20 सेंटीमीटर इन एयर। तो आप बोलोगे यहां पे एक काम कर, अलग से एक और क्वेश्चन में सी पार्ट के लिए क्या करना है बेटा, क्या करना है, बोला है फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस है, देयर इज अ कॉन्केव लेंस जिसका फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ इस बाजू होता है, इसलिए माइनस 20 सेंटीमीटर लिया जाएगा। और इसका म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो कितना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, ठीक है। नेक्स्ट क्या है सवाल, हाँ, इज कंप्लीटली इमर्स्ड इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। यानी कि अभी उसको हमने इस लेंस को डाल दिया पानी के बकेट में, और ये पानी का बकेट जो है उसमें जो भी पानी भरा हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू ऑफ वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, इट इज फिल्ड इन वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 4/3। अभी भी है वही मटीरियल, यहां पे मैं अगर इसको μ1 लिखता हूं तो यहां पे इसको μ1 ही लिखा जाएगा, ठीक है, μ1 ही है ये, बट अभी है ये पानी में, μw पानी में, वाटर में है। कैलकुलेटेड फोकल लेंथ इन वाटर, वाटर में फोकल लेंथ निकालनी है। यानी कि यहां लेंस जो है बच्चा, ये पहले केस में लेंस इन एयर है, और दूसरे केस में लेंस इन वाटर है, ठीक है। सेकेंड केस के लिए हम सीधा फॉर्मूला लगाए, हमें पहले केस में तो लेंस इन वाटर डायरेक्टली फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ इन वाटर चाहिए हमें। क्या चाहिए बच्चा, फोकल लेंथ इन वाटर। पहले हमें फोकल लेंथ दी हुई है, फोकल लेंथ हमें वाटर में चाहिए, तो सीधा 1/f इज इक्वल टू म्यू ऑफ 2 माइनस μ1 अपॉन μ1।
ये कर दो। ये μ2 कौन सा मटेरियल होता है? μ2 जो होता है वो बाहर वाला मटेरियल होता है, ठीक है। तो अब बाहर जो मटेरियल है, नहीं, बाहर वाला मटेरियल जो होता है वो μ1 होता है। तो आप एक काम करो, इधर μ2 की जगह पे μ1 डाल दो। μ2 की जगह पे μ1 लिखा जाएगा, लेंस का मटेरियल। μ2 बाहर जो मटेरियल है वो वाटर है, तो μw बाहर जो मटेरियल है वो आएगा वाटर, तो यहाँ पे μw, क्योंकि फर्स्ट जो होता है वो एयर होता है, बाहर वाला मटेरियल, तो μ1 एक्चुअली μw बन जाएगा। μ1 विल बी, फॉर्मूला में μ1 विल बी रिप्लेस्ड बाय μ वाटर और μ2 विल बी रिप्लेस्ड बाय μ1, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने 1 बोला है, पहले जो था ना वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का हमने बोला। अब ये ग्लास का μ1 हमें लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, बस वो सोचने की बात है, ठीक है। चलो लिखते हैं, अभी μ1 लिखते हैं। हमें एक्चुअली μ1 ही निकालना है, ठीक है, μ1 ही हमें निकालना है, बाद में इसको देखेंगे क्या करना है। इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। चलो 1/f, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, हमें पूछा ना, तो μ1 निकाल लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू, हाँ ठीक है, सब सही है बेटा। 1 फोकल लेंथ इज इक्वल टू μ1 फर्स्ट का, यानी कि ये मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5 माइनस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, 4/3 करोगे तो आई थिंक आंसर आएगा 1.333, तो 1.33 कर दो और डिवाइडेड बाय 1.33 कर दो। 1/r, r की वैल्यू कितनी है? r की वैल्यू फोकल लेंथ दिया -20, तो इस बाजू फोकल लेंथ के वजह से r हो जाएगा -40, और यहां इस बाजू फोकल लेंथ की वजह से r हो जाएगा +40, तो 1/40, ठीक है। तो 1/40 हमने लिख लिया, ये हमारा आंसर आ गया। तो दिस बिकम्स आवर आंसर। इसको सॉल्व करो, आंसर मिलेगा फोकल लेंथ का नया वाला। ये हमारा बोला गया है, पहला मीडियम जो है वो पहला मीडियम, ये बाहर का मीडियम जो है वो यहाँ पे परफेक्ट आंसर आएगा। चेक कर लो, कैलकुलेशंस करना है, ठीक है। आई विल शो यू द सॉल्यूशन पार्ट। बच्चा देखो यहाँ पे भी वही किया है, आंसर आएगा और यू विल बी एबल टू डू इट। उन्होंने थोड़ा क्या कर दिया, दोनों का निकाला, R1 R2 को कैंसिल आउट कर पाओ, इस तरह से उन्होंने आंसर दे दिया, ठीक है। आपको R1 R2 को कैंसिल आउट करना है क्या? हाँ कर, चलो ये करते हैं। मैं आपको इसमें एक चीज बता दूं बेटा, हमने ये जो फोकल लेंथ निकाली ना बेटा, फोकल लेंथ वो एयर में निकाली है, तो फोकल लेंथ एयर में निकाली है, ठीक है, एयर में। अब हमें वाटर में फोकल लेंथ चाहिए, इसलिए हमें R1 R2 नहीं पता, हम ऐसा मानते हैं। R1/1/R1 माइनस 1/R2 नहीं पता, हम ऐसा मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमने ये फोकल लेंथ पुट कर दिया, यही फोकल लेंथ रहने वाला था, इसी से जो रेडियस आएगा उससे तो वापस सेम ही फोकल लेंथ आ जाएगा। तो हम मानते हैं कि हमें फोकल लेंथ इसमें नहीं पता बेटा, क्योंकि उसी फोकल लेंथ निकालनी है, तो इस केस में उसका रेडियस क्या रहेगा कर्वेचर का, वो भी हमें नहीं पता। रेडियस का डबल हम फोकल लेंथ लेंस में हर बार नहीं ले सकते, मिरर में डबल ऑफ द फोकल लेंथ इज रेडियस हम ले सकते हैं, लेंस में आप डायरेक्टली नहीं ले सकते। लेंस में f इज इक्वल टू जो होता है r/2 हमेशा ट्रू नहीं होता है, तो आप इसको ट्राई मत करिए। आप लेंस के लिए इसका फॉर्मूला बना लीजिए, एयर के लिए तो 1/f1, पहले वाला f1 यानी कि इसका जो पहले वाला फोकल लेंथ आया ये इज इक्वल टू μ1 मतलब जो एयर का यहाँ मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1 -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अब इन दोनों फॉर्मूले को जो है आप डिवाइड कर दीजिए। इन दोनों फॉर्मूले को डिवाइड करने पे आपको पता चलता है कि आपका 1/r1 1/r2 कैंसिल आउट हो जाता है, तो 1/f1 अपॉन 1/f। आपने इन दोनों को डिवाइड करने का सोचा तो यहां ये जो टर्म है उसका है μ1 माइनस 1 और इसका है μ1 माइनस, ये क्या है बच्चा, μ1 माइनस μw अपॉन μw, और ये है आपका ये वाला ब्रैकेट, इसका ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट तो कैंसिल हो जाएगा, दोनों देखो सेम ही है, तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में दोनों जगह आके कैंसिल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ये 1/f और ये 1/f का f, तो आप सीधा वाला ये f को ऊपर ले लो, तो f अपॉन f1, f अपॉन क्या होगा, f1 होगा, ये f अपॉन f1 हो जाएगा। ये f ही तो हमें चाहिए और ये जो है ऊपर चला जाएगा, तो आप एक काम करो μw को ऊपर ले लो और यहाँ μw μ1 माइनस 1 के साथ यहाँ आएगा, μ1 माइनस μw ऐसे लिखा जाएगा। तो μw का वैल्यू आपको पता है, μw का वैल्यू 4/3, μ1 का वैल्यू 1.5 और 1 यहाँ पे आप इसका आंसर निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। और वो f अपॉन f1 है, f1 की वैल्यू आपने निकाली है 20। बेटा दोनों के लिए वो इक्वेशन बनाई, दोनों इक्वेशन में R1 R2 वाला कुछ पार्ट नहीं सोचा हमने, दोनों को डिवाइड कर दिया, खत्म, आंसर इसी से आया, देख लो, ठीक है।
Cool. So this is how we'll be able to solve this kind of questions बच्चों. हाँ, उसमें एक पार्ट शायद हमारा मिस हो गया. An object is placed in front of a lens which forms erect image of the magnification 3. Magnification की वैल्यू है 3. Erect image इसलिए +3. The power of the lens is 5D. Power is कितना? 5D. The distance of the object and the image from lens. आपको U और V चाहिए बेटा. U और V चाहिए. अरे यार पावर दिया है. पावर इज 1/4 फोकल लेंथ. F पता कर ले. F पता है. मैग्निफिकेशन पता है. मैग्निफिकेशन को यूज कर. मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 3 है. तो V अपॉन U इज इक्वल टू भी तो 3 हो गया. तो V इज इक्वल टू 3U हो गया. अब आपको U और V चाहिए ना, तो 1/V माइनस 1/U. लेंस फॉर्मूला यूज कर. 1/F. V की जगह डाल दे 3U. तो आपको इस इक्वेशन में F की वैल्यू जो यहां से आ रही पावर से आई ना 1/5, उसको सब्स्टिट्यूट कर. V की जगह U डाला, सारा आंसर U का मिलेगा. U को डाल वापस इस इक्वेशन में और आपको V का आंसर मिलेगा. बहुत सिंपल है बेटा, मुझे ये नहीं कराने की जरूरत लगती. आप फिर भी सोल्यूशन दिखा देता हूं आपको, आराम से इस तरह से आंसर ला सकते हो. चेक कर लेते हैं. हाँ, ये देखो, पावर यूज करके सीधा उसका फोकल लेंथ निकाल लिया. फोकल लेंथ कितना आ गया? +20, क्योंकि पावर +5 है. मैग्निफिकेशन को यूज किया V/U. मैग्निफिकेशन की वैल्यू 3 है, तो V इज इक्वल टू 3U. बताया था ना. अब आप लेंस फॉर्मूला 1/V इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F. V की जगह डाल दो 3U और U की जगह U और F की जगह +20. सॉल्व करो, U का आंसर मिल जाएगा. एज यू गेट U का आंसर, U को 3 से मल्टीप्लाई करो, V मिल जाएगा. ठीक है, इसी तरह आप सॉल्व करने वाले हैं. तो ये तो बहुत बेसिक सा सवाल था. आई होप आपको समझा. अगला 5 मार्क के सवाल बहुत पूछे. 2023 में ये सवाल पूछा है. ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द वर्किंग ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको पता है कि सबसे पहले हम एक लेंस रखेंगे, फिर दूसरी लेंस रखेंगे. ये लेंस जो है और इन दोनों लेंस के बीच में ट्यूब लेंथ वो L होती है. यहाँ पे आपका ये होगा आपका VO पे इमेज बनाएगा. यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसका VO पे इमेज बनेगा. फिर उसके फोकस पे यहाँ पे FE पे आप यहाँ पे उसकी इमेज बना लोगे. कहीं ना कहीं यहाँ आपकी इमेज बनेगी. तो ये सब आपको वहां पे लिखना है. कंस्ट्रक्शन हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, मैं आपको वो नहीं कराऊंगा बच्चा. प्लीज उससे डायरेक्ट लिखिएगा आप कैसे करना है. और आपको उसमें डेरिवेशन भी करनी है. मैग्निफिकेशन फॉर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट. मैग्निफिकेशन फॉर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट याद करो. मैग्निफिकेशन फॉर नियर पॉइंट एडजस्टमेंट VO अपॉन UO इंटू 1 + D/FE. वो वाला डेरिवेशन करना है. ठीक है, वो कर लेना. दूसरा पार्ट है, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5. कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 1.5. UO जो है वो 1.5 है. और इन फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ. फोकल लेंथ की वैल्यू ऑब्जेक्टिव लेंस की है 1.25. हमारे पास दो लेंसेज होती है, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होती है और दूसरी ऑब्जेक्टिव लेंस के बाद यहां होती है एक और लेंस होती है जिसको बोलते हैं आईपीस. तो ऑब्जेक्टिव लेंस का FO UO मिल चुका. अब ऑब्जेक्टिव लेंस का FO UO यूज करके आप VO निकाल सकते हो. तो यहाँ पे VO मिल जाएगा. ठीक है, लेंस फॉर्मूला यूज करो तो VO मिल सकता है. बाद में बात करते हैं उसकी. आईपीस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 5. तो आईपीस की फोकल लेंथ FE की वैल्यू है 5. ठीक है, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट नियर पॉइंट. फाइनल इमेज जो है नियर पॉइंट पे फॉर्म हो रही है. नियर पॉइंट एडजस्टमेंट D पे फॉर्म हो रही है फाइनल इमेज 25. फाइनल इमेज जो है V ऑफ आईपीस. आईपीस जो इमेज बना रहा है वो 25 पे बना रहा है. ठीक है, और क्या बोला है, फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर. मैग्नीफाइंग पावर का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, याद है. जब FO और UO ऑलमोस्ट आजू बाजू में हो तब हम फॉर्मूला लेते हैं L/FO इंटू 1 + D/FE. याद है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलमोस्ट इक्वल है. तो अब ये फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट द डायरेक्ट आंसर. L की वैल्यू कितनी? VO + FE. L की वैल्यू कितनी है? VO + FE. हमें FE तो पता है 5 है, लेकिन VO नहीं पता. अरे U और FO पता है ना, इनको यूज करो. 1/VO इज माइनस 1/UO इज इक्वल टू 1/FE. FO इसको यूज करो, आपका आंसर मिलेगा VO का. VO मिलेगा, VO रखो. FE पता है, L मिलेगा, L यहां रखो. FO पता है, FO पता है. हाँ, 1 + D 25 होता है, 25 सेंटीमीटर. और आपका FE जो है FE 5 है. रख दो, सब रख दो, आंसर आएगा. चेक इट आउट. ठीक है, सो आई होप आपको समझा. नाउ
आपको क्या पूछा है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर पता ना आपको कैसे काम करता है। हमारी पहले अंदर होता है कोर, फिर बाहर होता है क्लेडिंग, जो उससे रेयर मीडियम होता है उसको क्लेडिंग बोलते हैं। उसके बाहर सारा कवर होता है जो इसको खाली प्रोटेक्ट करता है एक तरीके से। तो रे जाती है थोड़ी यहीं से, थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाती है, फिर वो इस एंगल पे जाती है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने लगे। ये सब आपको एक्सप्लेन करना है, थियोरी पार्ट है। A ray of light incident at an angle of 60 degree from one face of the prism। प्रिज्म के बारे में सवाल है। प्रिज्म पे कोई रे ऑफ लाइट 60 डिग्री पे जा रही है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां थोड़ी मेजर करते हैं। अगर ये बनाऊं नॉर्मल तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। बट क्या बोला है, चलो एंगल इंसिडेंट 60 डिग्री ऑन द फेस ऑफ द प्रिज्म। भाई फेस ऑफ द प्रिज्म से 60 डिग्री, ये प्रिज्म से अगर आप बोलो तो यहां पे ये 60 डिग्री बन रहा है ना, ऐसे बन रही है ये, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे मान लेते हैं। और ये है प्रिज्म के फेस से 60 डिग्री। चलो कैसे भी मानो, अभी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आई की वैल्यू ही 60 है बच्चों, नॉर्मल बना ले, नॉर्मल से 60 डिग्री ऐसा, ठीक है, ये 60 डिग्री। चलो सिंपल सा ही बात मानो, कहीं बोला नहीं तो हम कंफ्यूजन क्यों क्रिएट करें। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट अ एंगल ऑफ 60 डिग्री ऑन वन फेस ऑफ द प्रिज्म विद द प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, रो एम, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, refractive and the refractive index of the prism, refractive index of the prism. If the prism is immersed in water, how rho m will be affected? बाकी तो थियोरी है, पहले ये म्यू और रो एम निकालता है। ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए आई और ई इक्वल होता है। तो आपको पहले वाला फॉर्मूला पता है, ए प्लस रो इज इक्वल टू ए प्लस डिविएशन इज इक्वल टू आई प्लस ई। तो रो इज इक्वल टू आई प्लस ई, आई प्लस आई तो 2i, ये a उधर चला जाएगा 2i माइनस ए, तो आपका यहाँ पे 2i माइनस ए हो गया विच इज 120 माइनस 60 विच गिव्स यू 60 डिग्री। एंगल ऑफ डिविएशन इज 60 डिग्री। समझ में आ गया, ये आपका आंसर है। और व्हाट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, मिनिमम डेविएशन हो रहा है, रो मिनिमम हो रहा है, मिनिमम डेविएशन पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हमें पता है, साइन ऑफ a प्लस रो मिनिमम अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 60, साइन ऑफ a बाई 2। अब देखो a की वैल्यू डालो 60, 60 प्लस 60, एक्चुअली आंसर जो है ना यहां पे आना चाहिए, हाँ ठीक है सही है, परफेक्ट है। 60 प्लस 60, a की वैल्यू 60, a की वैल्यू 60, रो m की वैल्यू 60, 60 प्लस 60 120, 120 बाई 2 गिव्स यू साइन 60 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 60 तो साइन 30, नीचे आ गया साइन 30, साइन 60 इज √3 बाई 2, साइन 30 इज 1 बाई 2, तो 2 गेट्स कैंसल, √3 इज द आंसर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √3। ठीक है, आई होप आपको समझा। नेक्स्ट बोला है अगर वो पानी में डालोगे तो इमर्स होगी, हाँ होगी। हाउ विल द रो एम बी, इफ रो एम जो है, एक मिनट, सॉरी डिविएशन, मिनिमम डिविएशन, मिनिमम डिविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है और एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड करता है। तो हमारा मिनिमम एंगल ऑफ डिविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर तो डिपेंड ही नहीं करता, इसीलिए हमें लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। वो इट वॉन्ट बी अफेक्टेड बेटा, इट वॉन्ट बी अफेक्टेड, सेम काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे एंगल ऑफ डिविएशन डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझा। बाकी इसका सोल्यूशन मैंने आपको जो समझाया वही है, बस पहले वाले का थियोरी ऑप्शन लिख लीजिएगा, सोल्यूशन इसमें मिसिंग हो गया है। बाकी एनी व्हिच वेज आई होप आपको समझा। एंड हियर वी आर डन विद पीवाईक्यूज ऑफ रे ऑप्टिक्स। बच्चा रे ऑप्टिक्स के जो पीवाईक्यूज लिए थे इसमें कंसेप्ट बेस्ड पीवाईक्यूज थे, जो कि मेरे हिसाब से पिछले 3 साल से इसके क्वेश्चंस आसान पूछे जा रहे हैं। माइक्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन, टेलीस्कोप का कंस्ट्रक्शन, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का कंस्ट्रक्शन, प्रिज्म के एंगल, प्रिज्म का क्वेश्चन, वो रिफ्रैक्शन वाला 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, ये सब फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आपको मैंने जो डिराइव कराया था μn1 अपॉन μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r, ये सारे फॉर्मूला इसके ऊपर सवाल आया है। तो आप ऐसी चीजों को मिस्टेक में मत लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपने देखा क्वेश्चन का लेवल एक तरीके से लॉजिकल और इजी था।
तो इस तरह से आप इस चैप्टर के सारे सवाल कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझा है, रे ऑप्टिक्स। अगर आपको समझा है कमेंट करके मुझे जरूर बताएं आपको समझ गया है। और आप एनसीईआरटी के, आपको ये समझा है कि नहीं, चेक कैसे करोगे? शायद आपको लगेगा अरे ये हैवी पढ़ रहा है। हाँ हैवी पड़ेगा, दिस इज अ हैवी चैप्टर, लेकिन आपको ये समझा है कि नहीं कैसे पता चलेगा? पता है, आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखो, इसके पहले 15 क्वेश्चंस को देखो। अगर देख के आपको क्लिक हो रहा है ना, सवाल का देख के क्लिक हो रहा है, इसका मतलब मेरा ये 2 लेक्चर का मेहनत सक्सेसफुल हुआ है। प्लीज आप ये करो और मुझे बताओ, वापस इस जगह पे आके कमेंट करके बताना, और फिर आपको जो चाहिए वो फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा वैसा फीडबैक दीजिएगा। आपको क्या करना है, जो मैंने आज आपको समझाया, कल आपको मैंने वन शॉट करा था, आपने देखा होना चाहिए। फिर आज मैंने आपको फॉर्मूला लिस्ट कराई, वो आपके पास होनी चाहिए। और फिर आप पहले 10 सवाल, पहले 15 सवाल एनसीईआरटी में जाके देखो। अगर आप वो सवाल को मैं जो कर रहा हूं वो इजीली समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझा है। प्लीज डू दिस स्मॉल एक्सरसाइज फॉर मी एंड दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू। नेवर एवर आपको ये चैप्टर वापस रीड नहीं करना पड़ेगा अंटिल बोर्ड एग्जाम आती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। टिल देन टेक केयर।